नमस्कार आप सभी को स्टडी आईएएस के इस प्रीलिम्स टेस्ट डिस्कशन में आज का पेपर मोस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक के लिए जो आज के इस एस्पिरेंट्स जो इन्होंने आज का एग्जाम दिया है उनके लिए लिटरली एक काफी ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड रहा है। मतलब किसी ने भी इस तरह से नहीं सोचा था। सबको एक चीज का हमेशा लगता था कि 2023 शायद फिर दोहराया ना जाए, लेकिन यूपीएससी ने लगता है अपने एक एसए की एक चीज को लिया है कि हिस्ट्री डज नॉट मतलब रिपीट इटसेल्फ वाली बात हो गई है, और इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से प्रश्नों को पूछने का तरीका बदला है। हम उस चीज पे थोड़ी चर्चा करेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीजों को आप छोड़ सकते थे, कहां कहां आप अगर लॉजिक या क्या किया जाना चाहिए जिससे हम उस चीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट यस, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है कि हाँ थोड़ा लग सकता है कि थोड़ा टिपिकल या इस तरह से बना है, बट डुएबिलिटी और इन सारी चीजों के बिल्कुल मेंटेन की जा सकती है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज द हिस्ट्री। ये जो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग असर्शन। नाउ दिस इज वेरी टिपिकल असर्शन एंड रीजनिंग के भी तरीके बड़े अलग कर दिए इस बार उन्होंने। So what they are saying, in Pleistocene period, either the Yamuna once flowed into the Indus or Satluj flowed into the Yamuna, and one major tributary of either had shifted from Ganga to the Indus or vice versa. So they are certainly something saying कि भाई कुछ या तो यमुना इंडस में वो करता था पहले। यमुना जो हम आज के डेट में थोड़ा सा ज्योग्राफी, अगर बेसिक ज्योग्राफी अगर किसी को याद हो कि यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी, मतलब एक तरह से देखा जाए गंगा से मिलती है प्रयागराज के पास। लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं कि पहले कुछ इस तरह से था। दैट मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा इंडियन लैंडमास था उसमें यमुना रिवर इस तरह से, उसके ट्रेजेक्टरी इस तरह से थी, या बीच में कोई ऐसा चीज उस टाइम नहीं आया था, वन ऑफ विच इज हिमालयाज। अगर उस बेसिस में देखा जाए तो वी कैन क्लियरली से कि भाई जब तक हिमालय प्रॉपरली नहीं आएंगे तब तक शायद यमुना की ट्रेजेक्टरी दूसरी रही होगी। जैसे जैसे अगर स्लोप्स आ जाएंगे तो यमुना क्या करेगा, इट हैज टू मूव साउथवर्ड बिकॉज आपका एक स्लोपिंग ट्रेजेक्टरी कुछ आ चुका है। ड्यू टू दिस रीजन दिस कैन हैपन। और सतलज फ्लोड इनटू यमुना, अगेन इंडस और उसके आसपास का इलाका बन रहा है तो उस हिसाब से बिल्कुल हो सकता है। एंड वन मेजर ट्रिब्यूटरी ईदर हैड शिफ्टेड फ्रॉम गंगा टू द इंडस वाली जो बात कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हिमालयाज या कोई एक ऐसी बीच की ट्रेजेक्टरी थी या लैंड टोपोग्राफी थी दैट वाज हिंडरिंग और चेंजिंग और दैट विच हैज ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर दैट थिंग। अब ये क्या बोल रहा है कि इसका बेसिस क्या है, नदी शुक्ता ऑफ ऋग्वेद। वी नीड टू बहुत इस चीज में लॉजिक के साथ जाना है। सोचो, नदी शुक्ता ऑफ ऋग्वेद इज नॉट समथिंग जो प्लाइस्टोसीन और इस पीरियड की बात डायरेक्टली वो कर सकता है। Exploration of Satluj and Yamuna by Robert Bruce Foote. Again, this can be okay, ठीक है, इस चीज से लिंक तो हो सकता है। This can be an option. What is the third statement going? The presence of the same species of dolphins in both the Indus and the Ganga river system. Now, अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए, ये जो चीज कह रहा है सेम स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन इन बोथ गंगा रिवर सिस्टम एंड इंडस, इस बेसिस में यू कैन से दैट कि भाई इधर या तो ये होगा या तो ये 2 के लिए भी जा सकता है। 1 तो इन नो केस इट विल बी द प्रेजेंस ऑफ द सेम स्पीशीज। अगर आप देखो पिछले साल जैसे यूपीएससी ने एक जो आपका सीधे सीधे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे क्वेश्चन जो पूछा था, जहां पे दे हैव आस्क्ड कि भाई मैचिंग कैसे हो रहा है, जैसे प्लेसर डिपॉजिट, टिलाइट डिपॉजिट, इन सारे चीजों को किस तरह से मैच किया था, जिक्सॉ पजल कैसे मैच होता है, उस बेसिस में अगर देखा जाए दिस कैन बी अ वेरी लॉजिकल थिंग। दैट इज व्हाई द आंसर फॉर दिस विल बी डी। व्हाट डज एन एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट इन अर्ली बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी। नाउ ये कुछ एम्प्टी सीट की बात कर रहा है। अगेन थोड़ा सा लॉजिक के साथ, हिस्ट्री आपने जो पढ़ा है दैट इज सुप्रीम फॉर यू, जो आपको मणिकांत सर ने पढ़ाया है दैट इज सुप्रीम फॉर यू। ऑल यू नीड टू अप्लाई अ बिट
of logic. That's it. क्या कह रहा है? What does an empty seat represent in early Buddhist iconography? अगर इस बेसिस में हम जाए, एक जनरल लॉजिक से सोचिए कि कहीं ना कहीं we need to understand one this basic fact that, just a minute, we need to understand one basic fact is that कि भाई ये जो आप चीज पूछ रहे हैं, empty seat is something, some kind of vacuum or something like that is what you are talking. खाली सीट पड़ी हुई है. मेडिटेशन ऑफ बुद्धा अगर करेंगे तो एक प्रॉपर उस चीज पे बैठ के कहीं ना कुछ को, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए, this cannot showcase that particular vacuum or something like that. Buddha's first sermon, he is going to be the center of focus in that when he is going to give sermon, that was in Sarnath. Buddha's महापरिनिर्वाण. Now this is something कि महापरिनिर्वाण को आप कैसे समझते हो? अगर महापरिनिर्वाण का टर्म आपको पता है, you are good to go for this. बुद्धास महाविनिष्क्रमण, इस चीज के लिए नहीं जाने की जरूरत नहीं है. Empty seat is something vacuum, and then considering कि महापरिनिर्वाण is leaving the soul, you can move ahead with this. Which of the following pairs of ancient and modern names of rivers are correctly matched? Now again, this is something what we need to understand कि ये जो क्वेश्चन आया है यहां पर, यूपीएससी ने अपना 2025 का अप्रोच अडॉप्ट किया है, और उस बेसिस में देखा जाए, हमने अपने मॉक टेस्ट में, अपने स्टडी आईएएस के जो टेस्ट सीरीज के जो स्टूडेंट्स हैं, दे माइट बी एबल टू टेल दैट कि वी हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन परुश्रिणी. एंड अगर लोगों को पता है कि आपके आर एस शर्मा और ये सारे अगर बुक्स पढ़े होंगे, दे विल बी क्लियर ऑन दिस पार्ट कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ परुश्रिणी, एंड साथ में उसमें एडेड रहता है कि क्या है. अब उसी चीज के बेसिस में अगर हम देखें, वी कैन टेल दैट देयर इज अ टर्म कॉल्ड सप्त सिंधु. अगर सप्त सिंधु के जो आप जानते हैं कि भाई एक लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहते हैं. इनफैक्ट इस चीज पे भी रिसेंटली एक बुक, मतलब रिसेंटली नहीं बट एक खाली टाइम, कुछ ही टाइम पहले आई थी, एंड इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो आपके संजीव सान्याल है, उन्होंने इस चीज पर एक बुक लिखी थी. उन्होंने यहां पर इस सप्त सिंधु के बारे में ओवरऑल एक वो चीज बताया है. तो उस बेसिस में अगर आप देखोगे, अगर सप्त सिंधु का जो आइडिया मिलता है, या एनसीईआरटीज या ओल्ड एनसीईआरटीज को अगर आप देखोगे, वितास वाज समथिंग रिलेटेड टू झेलम एंड अस्किनी वाज रिलेटेड टू चेनाब. तो इसका आंसर हो जाएगा 3 and 4 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements on Amravati Stoop and its relief structure is are correct? Again this is something जो आप पढ़ोगे 2023 का एक एसेंस आएगा कि वो जब उन्होंने relics और उनसे रिलेटेड कुछ चीजें पूछी थी. So what they are saying, it is located in the lower Krishna Valley, आंध्रा और उसके पास का है, तो बिल्कुल yes. In India it was next only to Sanchi Stupa in size. No, it is not correct. It is actually the largest stupa. Overall अगर देखा जाए उस बेसिस में, it is the largest stupa. What is the third statement? Third statement, it is somewhere what it was showing. The Amravati school of sculpture made a lasting impact on the later South Indian sculpture, and its products were carried to Sri Lanka and Southeast Asia. Now, this is something कि अगर हम इस चीज को ओवरऑल देखें कि भाई जब when we are talk about the promotion of Buddhism in the Southeast Asian countries, यूपीएससी ने मेंस में एक बार पूछा भी हुआ इस चीज को लेकर, एंड अशोक के धम्मन, उसकी जो पॉलिसी ओवरऑल जो दिखती है, हालांकि ये आपके क्या कहते हैं बहुत लेटर पीरियड का है, आम्रवती स्तूप और इनके बारे में जो बात चली, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि हाउ द प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म हैज हैपेंड. So this one can clearly see that there is the kind of maritime trade that we were having with Ceylon or Sri Lanka and Southeast Asia. This was something very much कि भाई इसका कहीं ना कहीं एक impact रहेगा ही रहेगा. So due to this, correct statement will be firstly first statement, then second will be incorrect, and third is correct. 1 and 3 only. तो यहां पे किसका क्या होगा? फर्स्ट का D है, सेकेंड का, अच्छा वी आर टेकिंग द सेट डी ऑफ यूपीएससी, दिस जो हमारे मार्क्स, जो हमारे पास बुकलेट है, ये क्वेश्चन बुकलेट. 2 का इज इट इज सी, 3 का इट इज 3 and 4, एंड 4 का अभी तक बी. क्वेश्चन नंबर 5,
Which of the following pairs of the king and his dynasty in his early historical Tamilakam are not correctly matched? Again, a question which was earlier asked in the form of UPSC 2022 में already एक बार early medieval kingdom से related पूछा था, जहां पे और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स और उनसे रिलेटेड एक बार पूछा था. 2022 में दोनों चीज पूछा था, ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, उस तरह से था. इस बार दे हैव गिवन अ वेरी डिफरेंट वर्जन ऑफ इट. एंड इन दैट मैनर इफ यू सी सेंगुतुवन या सिल्लपतिकरम जो हम कहते हैं, चेरा डायनेस्टी जो थे, उस बेसिस में देखा जाए दिस इज सॉर्ट ऑफ करेक्टली मैच. तो ये चीज तो गलत नहीं है. वन अगर आप ये देखोगे, अगर सेंगुतुवन को आपको पता है, दैट मीन्स 1 and 2 हट जाएगा, 1 and 3 हट जाएगा. दैट मीन्स नाउ यू आर लेफ्ट विथ ईदर 2 और ईदर 3. नाउ वी नीड टू नो दिस उदयनजराल. उदयनजराल के बारे में भी अगर हम देखें, he was also something belong to Chera dynasty but not Chola dynasty. So due to this thing, this statement goes incorrect. And this you can find something in उदयनजराल के बारे में हो गया, या इंडियाज पास्ट करके जो आपके ओल्ड एनसीईआरटी बुक है वहां पे भी मिल जाएगा. अदरवाइज यू कैन फाइंड इट आवर पास्ट पार्ट 1 बुक में. उस चीज को देखते हुए आंसर विल बी 2 ओनली. Question number 6. Which of the following factors contributed to the formation of forward bloc by Subhash Chandra Bose? Bose failed to win confidence of Mahatma Gandhi. Congress left was disunited and failed to support Bose. The communists did not support Bose in his endeavors. And third is the supporters of M.N. Roy and socialist leaders like Jay Prakash Narayan preferred Congress unity to supporting Bose. Now again, this is something very much precise thing that one needs to know. बट अगेन आप ऐसी चीज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं वेयर यू नो दैट कि अगर आप इस चीज में बड़ा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपको रट के जाओगे वो चीज, इट इज गोइंग टू बी ह्यूज फेलियर फॉर यू. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगेन यहां पे अगर आप थोड़ा सा आइडिया लेके चलो कि भाई व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम ड्यू टू विच सुभाष चंद्र बोस वेंट फॉर फॉरवर्ड ब्लॉक. सो वी नीड टू नो दैट कि अगर एक बेसिक आइडिया आपको क्या पता होगी कि भाई गांधी जी का जब आपका इलेक्शन मतलब जब ये इलेक्शन चल रहे थे, सुभाष चंद्र बोस वाज स्टैंडिंग ऑन वन साइड एंड गांधीयन प्रॉपर फुल्ली स्टैंडर्ड गांधीयन वाज पट्टाभी सीतारमैया वाज ऑन द अदर साइड. इन दोनों के बीच में इलेक्शंस थे एंड गांधी समवेयर गेव इट इन द मैनर कि भाई दिस इज माय मॉरल फेलियर कि मैं पट्टाभी सीतारमैया नहीं जीते, बिकॉज बोस अपने जो एक्शंस और अपनी उनकी जो आइडियोलॉजी जो जिस तरफ थोड़ा सा वो जा रहे थे वो थोड़ा सा गांधी को लगता था कि गांधी जी को लगता था कि ये थोड़ा ऑपोजिट जा रहा है. इन दैट बेसिस वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी हैड ओवर द कांग्रेस. सो ऑल्दो बोस वन दैट पर्टिकुलर इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बिकॉज गांधी कॉल्ड इट एज अ मॉरल फेल्योर, देयर वर लीडर्स लाइक वल्लभ भाई पटेल एंड बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. जवाहरलाल नेहरू भी एक तरह से कहीं पहले बात चली थी जवाहरलाल नेहरू उस इलेक्शन में लड़ेंगे, बट नेहरू वाज नॉट रेडी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब गांधी जी इस तरह से कोई स्टेटमेंट देते कि इट इज माय मॉरल फेलियर दैट पट्टाभी सीतारमैया इज नॉट गोइंग टू विन, दैट मींस कांग्रेस एक तरह से गांधी जी के पीछे आ सकती है. दैट मींस बोस फेल्ड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी, ये तो होगा ही होगा. आप रिजाइन इतने बड़े चीजों के लिए छोटे मोटे चीज नहीं करोगे कि हाँ मैं जीतने के बाद भी मुझे मान कोई और इस तरह से कह रहा है. आपका सपोर्ट ही दूसरे साइड अगर चला जाए कंप्लीटली, यू विल फील इट लाइक दैट कि ऑल डिस्पाइट विनिंग द इलेक्शंस देयर इज नथिंग एज सच कि जो मुझे सपोर्ट करके मैं इस चीज को अपने टेन्योर को आगे चला सकूं. तो पहला तो सही है, बट मैंने भी क्या कहा, एंटायर कांग्रेस फैक्शन इररेस्पेक्टिव ऑफ कांग्रेस लेफ्ट, इररेस्पेक्टिव ऑफ एम.एन. रॉय और सोशलिस्ट जो स्टैंड था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो विद इन कांग्रेस बनी थी, दे वोंट बी समथिंग यू कैन से, दे वोंट बी डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ एक्शन जो कि कांग्रेस की यूनिटी या ओवरऑल कांग्रेस को अफेक्ट कर जाए. दैट इज वाई स्टेटमेंट 2 is also correct, statement 4 is correct. Communists did not support Bose in his endeavors. We need to understand one thing कि भाई क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो एक सेपरेट स्टैंड ही था, बाहर ही था कांग्रेस फैक्शन के. कांग्रेस फैक्शन में कम्युनिस्ट हो सकते हैं या सोशलिस्ट हो सकते हैं,
बट सेपरेट कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसा कोई कांग्रेस के ऊपर वो नहीं था। हां, बोथ जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस दोनों का कहीं ना कहीं ये था कि दे हैड सर्टेन काइंड ऑफ लेफ्टिस्ट स्टैंड, तो वो चीज दिख सकता है कि कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट पार्टी को भी थोड़ा सा उस चीज की तरफ जाए, बट ये नहीं हो सकता कि दे डिड नॉट सपोर्ट, बिकॉज वो चीज तो बाहर से आ रही है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, उस चीज के लिए बोस इज नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ, बोस वॉज नॉट गोइंग टू, नॉट इज, मैं डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं, मैं जस्ट एक ओवरऑल आइडिया लॉजिक के साथ बोलने की बात कह रहा हूं। So in that basis, the answer will be 1, 2 and 4. ठीक है। Next question is, consider the following statement regarding the British policy in Awadh immediately after its annexation in 1856. This question we have asked from time to time in our, again, test series, in our all India mock test as well, और वहां पे ये सीधा सीधा क्वेश्चन हमने दिया था। See, we need to understand कि जब मिस गवर्नेंस के बेसिस में अवध से आपका मतलब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया, द मेजर अदर स्ट्रैंड और स्ट्रॉन्ग विच हैड इट्स इन्फ्लुएंस और एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस ओवर द अवध रीजन वाज तालुकदार्स। सो ब्रिटिशर्स ऑलवेज कंसिडर्ड देम कि भाई इनको तो आउटसाइडर कंसिडर करते हैं, एंड ड्यू टू दिस दे ब्रॉट समरी रेवेन्यू सेटलमेंट। बिकॉज दे वॉन्टेड कि भाई इनके ताकत को कैसे रोका जाए, इनके फाइनेंशियल पावर को हम डायरेक्टली जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है हम लोगों से कर सकते हैं, विलेजर्स से करेंगे, तालुकदारों को यहां से हटाओ। तो भाई दैट मींस तालुकदार हु आर द ओनर्स ऑफ दो रीजन्स, आप क्या करोगे, उनको डिस्पोज्ड ऑफ देयर एस्टेट्स। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि भाई आपको आर्म्स एंड फोर्ट रखने देंगे, भाई हम क्या चाहते हैं कि ऑलरेडी हमें इन्फ्लुएंस तोड़ना है, तो भाई आपकी मिलिट्री पावर को क्यों रखने देंगे। एक बेसिक आइडिया की मैं बात कर रहा हूं, बेसिक लॉजिक की बात कर रहा हूं। यू माइट हैव फेल्ट, बिकॉज यस एग्जाम एनवायरनमेंट में एक स्ट्रेस में हो सकता है आप इस चीज को थोड़ा वो कर ले, लेकिन दिस इज समथिंग, अगर आपने एनसीईआरटी जो हमारी थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 है, अगर उसको आप बड़े ध्यान से पढ़ोगे आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि वो प्रॉपरली उसको एम्बुश करना चाहते थे। दे डिडंट वांट एनी काइंड ऑफ कि भाई नहीं इनको छोड़ देंगे, तो उस बेसिस में आर्म्स एंड फोर्स तो भी नहीं होंगे। समरी रेवेन्यू सेटलमेंट जो मैंने कहा वाज मेड इन 1856 एज्यूमिंग दैट तालुकदार्स वर आउटसाइडर्स, तो यस दिस इज करेक्ट। ब्रिटिश बिलीव्ड इन टेकिंग द रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम पेजेंट्स बाय रिमूविंग द तालुकदार, दिस इज आल्सो करेक्ट। प्रॉपर एनसीईआरटी से लाइंस हैं, लॉजिक से भी जाएंगे तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 इज इनकरेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, दैट मींस 2 and 3 ओनली। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, अगेन असर्शन, मतलब थोड़ा सा इन्होंने इनोवेशन किया है यूपीएससी ने, सीम्स लाइक। So yeah, the genesis of political alliances based on community lay in the very nature of Montagu-Chelmsford reforms 1919. Which of the following statements are correct? Reforms retained and extended the principle of separate electorate. Okay. Now think it in this manner कि already in 1909 Act, Indian Council Act जो था, we already somewhere कि भाई separate electorate की बात चल रही थी। In fact, when the Lucknow Pact of 1916 happened, and again this is a very proper line given in NCERT, old NCERT में proper line दिया हुआ है कि भाई अगर ये लखनऊ पैक्ट जब 1916 का हुआ, उस टाइम पे वो क्या सोच रहे थे कि बॉस कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग यूनिटी के साथ जाना चाहते थे, एंड उस चीज में कांग्रेस ने एक सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट को रिटेन करते। नाउ थिंक इन दिस मैनर कि अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट का इस आइडिया की तरह जाओगे, एनसीईआरटी में अगेन इट इज अ वेरी क्लियर लाइन कि दिस वाज आल्सो द वन ऑफ द इनिशियल सीड्स ऑफ सेपरेटिज्म, जब आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो यस, स्टेटमेंट 1 इज फॉर श्योर करेक्ट। रिफॉर्म्स रिटेन की बात कर रहे हैं।
रिफॉर्म्स रिटेन की बात हो रही है, तो दिस इज तो करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट. सेपरेट इलेक्टोरेट, reforms retained and extended the principle of separate electorate. Yes, separate electorate was supposed to counter Indian nationalism. Yes, divide and obviously rule की policy थी, but because separatism इतना ज्यादा बढ़ रहा था, कांग्रेस ने एक मॉडल वो किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट में एटलीस्ट कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग विल हैव सर्टेन काइंड ऑफ यूनिटी. थर्ड, deprived classes rallied around the favors inherent in separate electorate. Now again think with very basic लॉजिक. हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे तो डिप्राइव क्लासेस भी जो हैं, क्योंकि उस टाइम पे बी आर अंबेडकर वाज आल्सो बिकमिंग अ बिट एक्टिव, थोड़ा थोड़ा करके हो रहे थे, उस चीज में भी अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकली डिसएडवांटेज जो सेक्शंस हैं या सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जिसकी बात करते हैं हम आज के डेट में, उनके बेसिस में अगर हम देखें तो भाई वो भी इस तरह के अलायंसेस बनाने की बात करेंगे. तो दैट मींस सेपरेट इलेक्टोरेट तो उनको भी कहीं ना कहीं चाहिए होगा. इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 9. नाउ दिस इज समथिंग विच आई विल रिकमेंड कि बच्चों को, या जिन्होंने अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ट्राई टू अवॉइड सच क्वेश्चन, बिकॉज ये डायरेक्ट आपका फैक्चुअल है तो आपको मिस आउट हो सकता है. ये जो बात कर रहे हैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, ये एक्चुअली कर्नाटका से थे एंड द आंसर फॉर दिस विल बी जयपुर अतरौली घराना. सी ऐसे क्वेश्चन ये जैसे पिछले साल इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन में इफ यू आर हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ आइडिया, गुड टू गो फॉर इट. इफ यू आर नॉट हैविंग, यू नीड टू नो कि भाई इसमें जैसे अगर आप देखोगे कि ये कहीं ना कहीं ख्याल स्टाइल की बात करते हैं, जो ये ट्रेंड भी हुए थे मंजी खान एंड मंजी खान एंड बुर्जी खान के अंडर पे, जिन्होंने इस आइडिया को और ओवरऑल दिया कि भाई एक आपका ये घराना को किस तरह से फर्दर डेवलप किया जा सके. तो ये चीज था. क्वेश्चन 9 का डी था. क्वेश्चन नंबर 10. In which one among the following texts does the term Kshetrapani, mistress of the field, originate? Now this is something which is a bit, मतलब sort of आप कह सकते हो कि भाई we need to understand कि भाई क्षेत्रपानी की अगर हम बात कर रहे हैं, something related to agriculture की बात चल रही है. Agrarian dominance अगर किस तरह से आएगा, we also need to understand that very basic thing. और ये किस तरह से आ रहा है? अब आप एक चीज सोचो कि वैदिक एज में क्या हो रहा है. वन, दिस इज वेरी मच क्लियर कि भाई वैदिक एज में यू कैन सी, या वैदिक एज इज समथिंग थोड़ा सा इनिशियल पीरियड में क्या होता है, पैस्टोरलिज्म रहता है. अनलेस एंड अनटिल पीपल अंडरस्टैंड द वेरी बेस्ट थिंग कि भाई नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन्स में एग्रीकल्चर कैसे उनको सपोर्ट करेगा, तो इनिशियल डेज में तो पैस्टोरलिज्म पे रहते हैं. तो ऋग्वेदा जो अर्ली वैदिक पीरियड जिसे हम कहते हैं उस पे तो नहीं हो सकता. सेकेंड इज अथर्ववेद, और जो दिया है अष्टाध्यायी अर्थशास्त्र. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अष्टाध्यायी का क्या सिग्निफिकेंस है. अर्थशास्त्र को भी अगर हम देखें तो दे आर नॉट गोइंग टू डील स्पेसिफिकली एंड दैट मच इन ए ग्रैनुलर मैनर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. सो लेटर वैदिक पीरियड में भी अगर हम इस चीज की बात करेंगे, इट विल बी समथिंग रिलेटेड टू अथर्ववेद. मतलब होता क्या था कि रेफरेंसेस भले ही दिए जाते हैं ऋग्वेद में, जैसे क्षेत्रपति, लॉर्ड ऑफ द फील्ड, ये जो एक फेमिनाइन एक्सप्रेशन है क्षेत्र पत्नी जो हमने अभी बात की, दिस इज समथिंग, आई मीन यू नीड टू नो अंडरस्टैंड दैट कि ये थोड़ा सा और डेवलप्ड एग्रीकल्चरल वोकैबुलरी की बात कर रहा है, जो फर्टिलिटी, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, इन सारे चीज पे कहीं ना कहीं डील करता है. तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद. Now again, which one of the following Carnatic music ragas is similar to Rag Bilawal in Hindustani music? गिटार बजाना आता है, संगीत प्रॉपर सीखा है, शास्त्र संगीत अगर सीखा है तो आ जाएगा. बट यस, अगर आपको इतना ग्रैनुलर इंफॉर्मेशन है तो गो फॉर इट. इफ यू आर नॉट हैविंग,
Please, please, please avoid it. The answer to this is D. धीरा शंकर बर्मन. एंड मेजरली इसमें भी क्या था कि ये कुछ शुद्धि नोट्स कम करते, जो सारेगमा पधनिसा की जो हम बात करते हैं वो एक होते हैं सारेगमा पधनिसा में शुद्ध सा, शुद्ध रे, इस तरह से होता है, और उसी के ही आपके कोमल भी हम कहते हैं, मतलब इट इज अ थोड़ा रॉ वर्जन ऑफ दोज 7 नोट्स, म्यूजिकल नोट्स. इन चीजों पे ये जो राग बिलावल की जो बात करते शंकर बर्मन, वो मेजरली शुद्ध जो आपके 7 म्यूजिकल नोट्स है उस चीज की बात करते हैं. The artificially fixed rupee sterling exchange prescribed by the Hilton Young Commission was adopted by British government for which one of the following reason. Now, this is something जो history and economy को blend कर रहा है. पहले कुछ $1 कुछ 4 shilling या इस तरह से कुछ था, £1 4 shilling करके. बाद में इसको इन्होंने क्या किया, 6 कर दिए. इन्होंने एक तरह से आर्टिफिशियली इसको चेंज किया, जो ये चीज बात कर रहे हैं. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इस चीज को इंक्रीज करते हो, आपने अपने एंड पे किसके फेवर में किया, ब्रिटिशर्स के फेवर. ऑब्वियसली वो अपने फेवर में करेंगे. वो अपने फेवर में क्यों करेंगे, बिकॉज दे नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर वो अपने फेवर में करते हैं, ब्रिटिशर्स इंडिया में हैं, वो अपना रेमिटेंस ब्रिटेन भेजेंगे. इससे क्या होगा, अगर ये इंक्रीज हो जाएगा, दैट मींस उनके लिए और ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी एक तरह से बढ़ेगी जो वो घर भेज रहे हैं. मेंटेनिंग इंडिया क्रेडिट वर्दीनेस, यानी आपका डेट आप जिस हिसाब से उठा रहे हो वो चीज भी आपको कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा. भाई आपकी गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार से भी तो कुछ पैसा आता था ना, तो वो चीज हमें भी सोचना पड़ेगा. उस बेसिस में आंसर विल बी ए. प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंडियन इंपोर्टर्स. इंडियन इंपोर्टर्स उनके लिए क्या फर्क पड़ता है कि भाई रॉ तुम्हें जिस माल पे खरीदना है वो हिसाब से करेंगे. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की तो वो और जाना चाहेंगे. एनकरेजिंग एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस. दिस इज ऑल्सो समथिंग कि अगेन कॉटन प्रोड्यूस एक्सपोर्ट के लिए वो क्यों बनेंगे. प्रिवेंटिंग डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. इट वॉज एक्चुअली समथिंग रिलेटेड टू एप्रिसिएशन ऑफ गोल्ड. Now, so इसका answer will be A. Consider the following statement. Pali text contain the first defined references to coins Kahapan, Nikha, Kamsa and Kakanika. Now this is something coins और इसकी बात हो रही है. Kahapan NCERTs में इनके बारे में चर्चा भी हुई. The literary evidence from Pali text is corroborated by archaeological evidence of Panchmat coins. ठीक है, from many sites made of silver. ठीक है, समझ में आ रहा है. द डिस्कशन इज दैट कि भाई ये जो चीजें अभी बात हुई कि भाई कहापान कहां से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या उसका बेसिस है, दैट इज व्हाट यूपीएससी हैज आस्क्ड अबाउट इट. एंड इन दैट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इसका बेसिस कहां से आता है कि भाई अगर ये जो कहापान और ये जो चीज आप कर रहे हैं, आपको चाहिए प्रॉपर मार्केट. जो हम कहते थे इकोनॉमिक्स में, हम कहते हैं इंसिडेंट, डबल इंसिडेंस ऑफ वांट्स वाली जो बात है कि मुझे अगर आलू चाहिए तो आई वांट कि आई नीड टू फाइंड कि एंड आई हैव मतलब सॉर्ट ऑफ काउज. आई वांट सर्टेन इंडिविजुअल जिसके पास काउज हो और उसे भी मतलब या किसी के पास आलू हो और उसको मेरे काउज से हो. जब ये दोनों इंसिडेंट्स होगा, जैसे शाहरुख खान का जो डायलॉग ही है कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जर्रे को मिलाने की साजिश की, व्हाट मतलब जो वो लाइंस हैं, उस बेसिस में आप देखोगे मतलब दोनों चीजें आपको करनी पड़ेंगी कि सामने वाले से आपको अगर आलू चाहिए बट सामने वाले को भी आपके पास काऊ होना चाहिए. उनके पास अगर आलू है तो दे इट शुड वी नीड टू एंश्योर दैट कि उनको भी काऊ चाहिए ही चाहिए होगा. तो ये चीज क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता था, दैट मींस देयर वाज अ नीड फॉर अ intermediary financial instrument, and in that basis it became very much essential that कि आप इस चीज को थोड़ा प्रॉपरली या तो मार्केट बेस्ड सिस्टम बनाए. मार्केट बेस्ड सिस्टम आप प्रॉपर कहां पे पहली बार देख पाओगे, अर्बन लाइफ. एंड बिकॉज ऑफ ये जो कहापान और सिक्के और इन चीजों की बात कर रहे, दैट मीन्स यू नीड टू गो टुवर्ड्स मनी इकोनॉमी. सो द आंसर फॉर दिस विल बी बोथ 1 and 2. Which of the following temples have a Nagara style shikhara? Remember this.
They haven't asked कि Nagara style temple, but they have asked about Nagara style शिखरा. In that basis, if you see, अगर आप बादामी, एहोल और ये जितने सारे आपको दिख रहे हैं, ये वैसे बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछा है. एंड मतलब सोर्स ऑफ दिस ऑल्सो इज अ वेरी टिपिकल बुक. एक प्रॉपर आर्किटेक्चर की बुक है, हिस्ट्री की. आई थिंक समथिंग रिलेटेड टू इंडियन, द पेलिकन हिस्ट्री ऑफ पेलिकन के पब्लिकेशन की, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. वहां पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेफरेंस मिलेगा. बट अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे इस चीज के लिए जाएं. सी वन थिंग इज वेरी मच श्योर कि दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़ तो हो गए होगा, क्योंकि नगर स्टाइल टेम्पल है तो नगर स्टाइल शिखर भी वो कर रहे होंगे. तो 3 तो पक्का है. यानी अब बात आती है पत्ता दक्कल और ये जो चीजें दी हुई. वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि चालुक्यंस के कैपिटल इनिशियल डेज में वो कहां पे थे? एयोल. जो अर्ली चालुक्यंस थे वो तो चाहते थे ब्लेंड एक हो, द्राविड़ा एंड आपका नगरस का, जिसकी वजह से चालुक्यंस वर फेमस फॉर विसरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. बट चालुक्यंस वर ऑल्सो कीन टू डू सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट कि भाई मैं ठीक है नीचे का कुछ विसारा करता हूं, बट और जगह पे मैं कुछ नगर स्टाइल के कुछ चीजों को अडॉप्ट करूं. दैट इज वाई दिस टेम्पल ऑल्दो हैज अ विसरा काइंड ऑफ स्टाइल, बट it is something having a Nagara style of Shikhar. Among the main forms of existence of life recognized in Jainism, which one of the following is not included? Deva, Yaksha, Manushya and Tiranchya. Now we need to understand one thing कि again बहुत basic question है कि एनिमल एंड प्लांट इज समथिंग जहां पे वॉयलेंस, जैनिज्म तो और ज्यादा स्टर्न बिलीवर थे, तो दे आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट ऑल दीज ऑप्शन, एक्सेप्ट एक ऑप्शन जो है जो यक्ष और यक्षिनी की जो हम बात करते हैं, जो जनरली जैनिज्म से ज्यादा कहीं और बुद्धिज्म या नॉर्मल आपके बाकी आइडियोलॉजीज में आपको मिलेंगी, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा बी. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था. आई डोंट थिंक सो जनरली लोगों को इसमें कहीं प्रॉब्लम आया होगा. Halli Salya painting in the Bagh caves represent a joyous folk dance, Buddha in a meditative pose, depiction of Shiva and Parvati and Kailash, Samudra Mantham. Now we need to understand कहां पे है? Bagh caves. Bagh caves में अगर है तो कहीं ना कहीं कुछ गुप्ता का उसके आसपास के पीरियड की बात चल रही है. सो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता भगवतिज्म, बिकॉज कहीं ना कहीं डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की बात करता, तो ये तो नहीं हो सकता. Second, depiction of Shiva and Parvati on Kailash. This is something जो आपके और फर्दर सदर्न जो किंगडम्स आएंगे वो इन चीज पे बात करेंगे. Same goes with the aspect of समुद्र मंथन, churning of the ocean. Again, the tales of such things have started coming to the southern literature and southern kingdoms के उनके थ्रू कहीं ना कहीं ज्यादा इस चीज पर ज्यादा बातचीत हुई है. तो इसका आंसर हो जाएगा a joyous folk dance. दैट इज वाई इसका आंसर हो जाएगा 16 का होगा ए. एक मिनट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. Now this is a very typical question जो पूछा है, प्लेस वैल्यू सिस्टम, यानी थोड़ा सा मैथमेटिकल आइडियोलॉजिकल और इस आइडिया पे बात चल रही है. द अर्लीस्ट एपिग्राफिक यूज ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया इज फाउंड इन मनकनी प्लेट्स फ्रॉम गुजरात. अगर द वेरी आइडिया ऑफ मैथमेटिक्स और इस चीज को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि पोस्ट गुप्ता या गुप्ता ड्यूरिंग का पीरियड का होगा. गिवन दैट कि गुप्ता का इंफ्लुएंस कहीं ना कहीं उधर की तरफ गया होगा, दैट मीन्स द लॉजिकली देखा जाए तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इन द 9th century प्लेस वैल्यूज बिकम जनरल इन इंस्क्रिप्शंस ऑल ओवर इंडिया. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर इस बेसिस में देखा जाए कि ऑल ओवर इंडिया की जो बात चल रही है ये कैसे हुआ, तो वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई द इन्फ्लुएंस ऑफ मैथमेटिक्स इज नॉट समथिंग जो छोटे छोटे जगह पे रहा. आपका इस चीज का इन्फ्लुएंस 9th century की जब बात हो रही तो त्रिपिटका और इन चीजों के बारे में कहीं ना कहीं बात होगी ही होगी.
सो इन दैट बेसिस हो तो सकता है, बट यस भक्ति या बाकी चीजें अगर आती हैं, हाउ इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस, दैट इज अ बिट अनदर कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल थिंग. Question number, statement 3. The place values has been found in Sanskrit inscription in Southeast Asia as early as 7th century. We need to also understand कि भाई promotion of and the maritime, the kind of quantum of maritime trade that we were having with other countries or the other kingdoms, that is something was influencing on. In that basis, so statement 3 is correct. इसका आंसर 1, 2 and 3. Third is consider the following statement. Archaeological findings in Harappan towns. There is a wide occurrence of spindle walls in the houses but absence of spinning wheels. Now again we need to understand one basic thing is that कि अगर आप स्पिनिंग व्हील और ये सारी जो चीजों के बारे में बात करें, या फिर जैसे वेट्स एंड मेजर स्केल्स कंप्लीट विद ग्रेजुएशंस हैज बीन डिस्कवर्ड. वेट्स एंड मेजर्स इज समथिंग जो हड़प्पन में जब आप एक स्टैंडर्डाइज्ड एक सिविलियन लाइफ की तरफ थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ की तरफ जा रहे हैं, तो यस वेट्स एंड मेजर्स आर राइट, देयर आर हाउसेस, एंड ये एक तरह से देखा जाए ये सारी चीजें हो रही हैं. बट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 सजेस्ट दैट स्पिनिंग वाज अ लेबोरियस एक्टिविटी डन एट होम, बिकॉज आपको प्रॉपर पूरा टीडियस टास्क हो जाएगा. दैट इज व्हाई स्टेटमेंट 1 इज समथिंग करेक्ट. नेक्स्ट, statement 2 suggests that extent of scientific knowledge that Harappans possess, obviously weights and measures और इन सारी चीजें तो आप कहीं ना कहीं जो हम आज के डेट में भी कहते हैं इंटरनेशनल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और ये जो मेजरमेंट्स होती हैं वो चीज दिखाती है कि द काइंड ऑफ साइंटिफिक नॉलेज दे हैड. स्टेटमेंट 3 suggests the emergence of common property system. Now the thing is that what they have, there are houses built in large part with baked bricks around relatively spacious courtyard with their own wells, bathing platform. तो अगर इस बेसिस में जाएं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई कॉमन प्रॉपर्टी की तो कहीं बात ही नहीं चल रही है. इन दैट बेसिस स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. सो इसका क्या हो जाएगा 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट, एका मूवमेंट एंड बारदोली. अगेन एका मूवमेंट वाज समथिंग व्हिच वाज हैपनिंग इन द केस ऑफ अवध रीजन, बारदोली व्हिच वाज समथिंग इन गुजरात. इस चीज में क्या बोल रहा है, द एका मूवमेंट वाज थ्रू आउट सपोर्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय कांग्रेस व्हाइल बारदोली सत्याग्रह वाज इनिशियली इंडिपेंडेंट. बिकॉज मेजरली इसको इनिशियली देखा जाए तो केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल को एज अ लीडर की तरह, बाद में वो उस टैक्सेशन और जो वहां की जो इश्यूज थे उस चीज पे बात कर रहे थे. एका मूवमेंट वाज प्रोवाइडेड लीडरशिप बाय द तालुकदार्स ऑफ अवध. यस, बिकॉज अभी हमने जो बात किया तालुकदार उनके बारे में. Whereas the बारदोली सत्याग्रह was a movement of landless laborers because majorly revenue का जो इशू था वो उनकी तरफ था. Bardoli Satyagraha was a campaign against the enhancement of land revenue, while Eka movement was a protest against excessive extraction of rents. Because तालुकदार के बाद कहीं ना कहीं वो इशू चल रहा था तो इसलिए वो भी एक तरह से हो गया. The thing is that we need to understand कि ओवरऑल अगर हम देखें कि इस चीज पे ये जो बात चल रही है कि तालुकदार और अवध और ये जो चीजें हो रही है, एका मूवमेंट एक तरह से देखा जाए तालुकदार डायरेक्टली तो नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि मेजरली अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ रेंट की बात चल रही है, अगेन आपको ये लॉजिक से देखना पड़ेगा. एक्सट्रैक्शन ऑफ रेंट की बात चल रही है तो भाई तालुकदार और अवध तो नहीं आएंगे बिकॉज उनको तो हटाया गया. तो पेजेंट मूवमेंट है मेजरली, इसलिए दैट इज नॉट करेक्ट. सिमिलरली अगर हम इस चीज को देखें कि एका मूवमेंट अगर उत्तर प्रदेश में अवध और प्रॉपरली अगर हम उस तरह से देखें तो इट वाज समथिंग रिलेटेड टू अवध के और थोड़ा सा आगे आसपास के इलाका था, वहां की बात चल रही है. बारदोली सत्याग्रह का जिस मैंने कहा कि वल्लभ भाई पटेल के थ्रू आया था तो इसलिए वो कहीं ना कहीं उस वे में कांग्रेस का वो आ जाता है. अगर इसी चीज में देखें हरदोई सीतापुर और ये जो बात चल रही तो वाराणसी एंड मिर्जापुर जो ऑप्शन डी है दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. इस बेसिस में देखा जाए बारदोली सत्याग्रह वाज अ कैंपेन अगेंस्ट एनहांसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू बिकॉज अगेन टैक्सेशन वाली जो हमने बात की, व्हाइल द एका मूवमेंट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रेंट, दैट वाज आल्सो करेक्ट. Rigvedic period, irrigation from well allowed agriculture to expand away from floodplains and strip on river margins because again आप पहले एरिड रीजन सेमी एरिड रीजन में थे बट उसके बाद आप क्या करने लगे अपना एक्सपेंशन. आपको दिखेगा भी कि लेटर हड़प्पन में आपके और जगह पे भी दिखते हैं. एंड हरियाणा प्लेन्स हैविंग अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स रीजनेबली क्लोज टू द सर्फेस. ड्रॉट एनिमल पावर वाज एम्प्लॉयड टू ड्रॉ वाटर आउट ऑफ द वेल्स. दिस क्वेश्चन अगर देखा जाए
जो लोग इंग्लिश मीडियम में उम्दा के जो स्टूडेंट्स रहे हैं, ये उनके डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको एक इन्फ्लुएंस की तरह दिखेगा. वाई इज इट सो? बिकॉज वहां पे ये प्रॉपर ये क्वेश्चन को हमने एक बार डील भी किया हुआ है. सो वन शुड नॉट वरी अबाउट दिस फैक्ट कि भाई ये कहां से पूछ लिया, कैसे पूछ लिया. तो अगर इस तरह की जो चीज बात चल रही कि आउट ऑफ वेल करना है तो स्पिनिंग व्हील या इस तरह के से कुछ चाहिए. आप यहां पे देखो क्या पूछ रहा है, अश्म चक्र स्टोन पुली व्हील एंड हवा स्ट्रैप्ड वुडन पेल्स टू ड्रॉप वाटर. यस, द स्टेटमेंट वन इज इंफॉर्मेशन वन, या जो भी कहना चाहो ये बिल्कुल सही है. मेंशन हैज बीन मेड इन ऋग वेदा फॉर द यूज ऑफ सप्लीमेंट्स लाइक परशु कुलिशा या एक्स की बात कर रहे हैं. अगेन एग्रीकल्चर, अगर आपको इरिगेशन और ये सारी चीजें कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर अपने आप एक्सपैंड करेगा. सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट. देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ यूज ऑफ ऑक्स इवन बिफोर द ऋग्वेदा फॉर प्लोइंग लैंड एंड, इसकी जो बात चल रही है. Now think in that manner. This is very much correct. Sorry, this one is incorrect. Mention has been made that कि ये axe और ये, because हमने अभी क्या बात कही थी थोड़ी देर पहले, पैस्टोरलिज्म कहीं ना कहीं था, तो वहां पे इरिगेशन और इस तरह की चीजों को बहुत मतलब प्रिसाइज उस चीज पे नहीं जा सकते थे. थर्ड इज देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ ऑक्स, जो हमने बात कही कि हाँ फॉर प्लोइंग ऑफ लैंड एंड पुलिंग द कार्ट्स. यस, दिस वाज करेक्ट. अगेन थोड़ा लॉजिक से आपको करना पड़ेगा बिकॉज अगेन एग्रीकल्चर आ चुका है तो ऑक्स और ये चीजें आनी स्टार्ट हो गई. हमने अगर आप थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री को देखो, आवर पास्ट पार्ट 1 को देखो, वहां पे हड़प्पन के ये चीजों के बारे में एक जनरल बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स वर अवेलेबल. वी हैव आल्सो आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन अवर वन ऑफ द एंशिएंट के जो टेस्ट था हमारा, उसमें वी हैव आस्क्ड दिस पार्ट की स्टेटमेंट 3 वाली चीज से रिलेटेड. सो वन डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट. नाउ मूविंग अहेड, नाउ यहां पे तो ज्योग्राफी का आ गया. इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे, ओशन कॉन्फ्रेंस, लेक तुर्काना इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, रेड प्लस 31, मैरीटाइम विजन इंटरनेशनल, अगर इस चीज पे देखा जाए ये तो इकोनॉमी का हो गया. वेस्टर्न हुलॉक इज एनवायरमेंट, प्रोटेक्टिंग मैनग्रोव, आइडेंटिफाई द रिवर, ज्योग्राफी हो गया. मैं आई एम गोइंग टू डील विद द एस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड टू पॉलिटी, आईआर, हिस्ट्री एंड आपके थोड़ा सा गवर्नेंस. तो इसलिए मैं ये सारे सेक्शंस को अवॉइड कर रहा हूं. देयर आर पीपल और देयर आर कंसर्न्ड मेंटर्स हु आर गोइंग टू प्रॉपर्ली डील दिस मैटर, सो डोंट वरी ऑन दैट फैक्ट. क्वेश्चन 40 आई थिंक सो आईआर का है, बट आई थिंक सो ज्योग्राफी में कवर कर लिया होगा अविनाश सर ने. बट यस, इसका आंसर यस, इट विल बी बहरीन एंड कतर. जिनको अगर थोड़ा सा भी मैप बेस्ड थोड़ा सा भी आइडिया को, दे कैन वेरी मच इजीली कैन डील विद दिस क्वेश्चन. देन यस, इंटरपोल का ये जो क्वेश्चन है, सिल्वर नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस. नाउ दिस क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड, we have dealt this aspect in our daily current affairs because इंडिया के 2-3 बार इंडिया ने रिसेंटली आपके ब्लू नोटिस इशू भी किए थे इस चीज से रिलेटेड. तो इस ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप सोचेंगे तो कि भाई यहाँ पे क्या किस तरह से डील करना चाहिए, बहुत बेसिक एक अगर आपको आइडिया मिल जाए, सो डोंट वरी ऑन दैट फैक्ट. वन नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई पहला चीज क्या होता है, कि पहला इन्होंने क्या पूछा है. जैसे अगर आप जैसे अभी ग्रीन नोटिस की बात कर रहे हैं या अभी इसके ऊपर ब्लैक नोटिस गया. Black notice is something which is related to your seek information on unidentified bodies, कि भाई कोई डेथ हो गई है तो उस चीज में वो पूछते हैं. Blue notice is for to collect additional information about a person's identity, location, activity, भाई उस चीज की बात होती है. यूपीएससी हैज समथिंग इस चीज पे बार बार पूछा हुआ है, तो ये थोड़ा सा याद रखना. देन आपका to provide a warning about a person's criminal activities where the person is considered to be possible threat. इस चीज को भी अगर देखा जाए, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू, मतलब दिस इज समथिंग रिलेटेड टू ग्रीन नोटिस, कि वहां पे हम क्या बात करते हैं, वार्निंग एंड इंटेलिजेंस थोड़ा सा शेयर करते हैं. यहां पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए बट यहां पे वार्निंग दी जा रही है. एंड रेस्ट सिल्वर नोटिस अगेन आपको उससे फिर बाकी मिल जाएगा. टू आइडेंटिफाई एंड ट्रेस क्रिमिनल एसेट्स, उस चीज की बात होती है कि समथिंग मतलब सॉर्ट ऑफ कि फाइनेंशियल फ्रॉड को आप कैसे रोक सके. तो इसका आंसर विल बी सी. नेक्स्ट इज निरंतर, अगेन ये एनवायरमेंट का हो गया. आई थिंक देयर वाज वन क्वेश्चन दैट वी नीड टू सी, इज दैट क्वेश्चन 27. समवन वाज टेलिंग मी कि वो हिस्ट्री से रिलेटेड है. लेट मी चेक.
वो क्वेश्चन क्या था? Which one of the following statement with regard to Muidam? Okay, our past part 2 का है कि built by Tai Ahom kingdom and inscribed as a, तो they act as a farm, मतलब किस चीज पे है वो चीज है. मुइदम्स होते क्या थे, एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि मुइदम्स आर वर समथिंग, आपका ये जो लास्ट दिया हुआ है ब्यूरियल ग्राउंड्स ऑफ रॉयल्स एंड नोबल्स, जो पुराने किंग्स एंड वो होते थे उनकी डेथ के बाद मुइदम्स बनाए जाते थे, थोड़ा सा कर्विलिनियर स्ट्रक्चर्स टाइप के मतलब आपके होते थे एंड उनके ब्यूरियल ग्राउंड्स मेजरली होते थे. इस बेसिस में आपको इतना उस चीज का टेंशन नहीं लेना है. यस, सो यस इट इज 3 ओनली. दे एक्टेड एज अ आर्मी फोर्ट्रेस, ऐसा कुछ नहीं था. दे वर रिक्रिएशन सेंटर्स फॉर रॉयल नोबल. ये तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं यूपीएससी को एबीसीडी के फॉर्म में देना चाहिए था, बट somehow they have gone for a different mode in this time, which is fine. Yes, next question should be, ये तो टिबेटन एंड ये सारा ज्योग्राफी का आ गया. निरंतर तक तो हमने वी हैव चेक्ड. Federal Chancellor of Federal Republic of Germany visited India in January 2026. Which of the following is are not correct in the terms of आपके outcome of this visit? So we need to understand कि जर्मनी से रिलेटेड कुछ होगा. वहां पे एक बहुत बेसिक चीज पे बात करते हैं. अगर आप ये सारे स्टेटमेंट देखो आपको लगेगा अरे यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. वन नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि इंडिया इंडो पैसिफिक के लिए जर्मनी के साथ लिंकेज किस बेसिस में करना चाहता है. तो या 3 इज अ बिट एन इनकरेक्ट थिंग. बहुत अगेन मैंने क्या बोला, लॉजिक के साथ अगर आप करोगे तो यू वोंट फाइंड इट अ वेरी टीडियस टास्क कि भाई ये क्या पूछ रहे हैं, किस तरह से पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं. इन्होंने जस्ट एक जनरल आइडिया के लिए क्वेश्चन दे दिया. सो डोंट वरी ऑन दिस एस्पेक्ट. नेक्स्ट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो अगला जो चीज है कि इसके बाद देखो कि साइन ओपनिंग ऑफ ऑनररी काउंसिल ऑफ जर्मनी इन लखनऊ. नाउ अगेन दिस इज समथिंग कि भाई मतलब मैं मजाक के फॉर्म में बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट एज अदरवाइज, कि भाई ये जो चीज है ऑनररी काउंसिल इन लखनऊ, दिस इज समथिंग गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल थिंग कि भाई प्राइम मिनिस्टर हैं तो गुजरात से आते हैं, तो पहला चीज गुजरात की तरफ आइडिया जाना चाहिए. नाउ ये चीज तो होगा ही होगा, हॉकी वाली चीज तो आएगी ही आएगी. सो अगर 2-3 अगर सही अगर आपको पता चल गया तो या तो 2 and 3 हो सकता है या तो 3 and 4 हो सकता है. हॉकी में जर्मनी इज वेरी मच गुड, तो उसके बीच में वो सर्टेन काइंड ऑफ कोलैबोरेशन की बात कर सकते हैं. तो यस दिस कैन नॉट बी करेक्ट, दिस इज समथिंग इनकरेक्ट है एंड यस देन इट विल बी दिस. तो इसका आंसर हो जाएगा 3 and 4 ओनली. तो इसका थोड़ा लॉजिक से जाओगे आराम से कर लोगे. आई थिंक आई नीड टू डू इट इन साइंस एंड टेक में मैं साथ साथ ही करा देता हूं. ध्रुव 64 की जो हम बात कर रहे हैं कि इट इज अ थर्ड चिप फैब्रिकेटेड. यस, तेजस 64. जिन लोगों ने करंट अफेयर्स की सीरीज हमारी की थी साइंस एंड टेक की, डायरेक्ट क्वेश्चन एक तरह से वहां से आ गया है. सो यस इट्स अ गुड थिंग कि अगर जिन लोगों ने इस चीज को देखा है तो वो बिल्कुल इस चीज को करके आए होंगे. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. इंडिया फर्स्ट होम ग्रोन 1 गीगाहर्ट्ज वाली चीज है, 64 कोल्ड बिट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बहुत मैंने वो ऑलरेडी उस चीज को कवर कराया, तो एक बार अगर आप उस चीज को देख लोगे दिस वोंट बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू. इसका आंसर हो जाएगा both 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 45 क्या दे रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. नाउ दिस इज समथिंग, अगर इस चीज को देखा जाएगा, मैं साइंटिफिक उससे देखा जाए या बॉम्ब ऐसे सब बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम के बारे में जो ओवरऑल बात चल रही है उसमें भी अगर हम देखें, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर कह रहा है कि द न्यू स्टैंडर्ड इज नोन एज IS 19445, दिस इज समथिंग बहुत टेक्निकल है, इसकी तरफ मत जाओ. इट विल इंप्रूव इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट अक्रॉस एजेंसीज. अगर आपने एक प्रॉपर स्टैंडर्ड टेस्टिंग रख दी है तो वो चीज कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक के बेसिस में देखा जाए तो ये तो इट इज अ गुड स्टैंडर्ड थिंग कि भाई आर्म फोर्सेस, CAPF, ये सारों के लिए एक ईज आउट वर्क हो जाएगा. स्टेटमेंट 3 जो दिया हुआ इट इज डेवलप्ड बाय TBRL DRDO in collaboration with 30th Central Scientific Research Institute Russia. Now this is something a bit थोड़ा सा tricky उसमें जा रहा है. There is nothing such kind of कि collaboration रशिया के साथ किया गया है, हम खुद ही वो कर लेते हैं. तो इसका आंसर विल बी C ओनली. आई लाइक दैट कि whichever किस स्टूडेंट ने ये किया, इट इज वेरी गुड थिंग कि उसने इतना ट्रैक कर लिया. X is born in UK and was conferred to Nobel Prize in 2025. He was a professor in American University when this project. Now ये काफी उस टाइम थोड़ा कंट्रोवर्सी मतलब कह सकते हो या बड़ा चीज चल रहा था.
दिस इज ऑल्सो समथिंग अगर आपको पता है तो आप मारो, बिल्कुल जाओ, गो फॉर इट, अदरवाइज इफ यू आर नॉट नोइंग लीव इट। मेजरली ये जो चीज बात चल रही है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू नोबेल प्राइज, बिकॉज नोबेल प्राइज इस बार जो मिला है वो क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मिला है। वी डिस्कस्ड अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे होता है, अगर किसी को फ्लिपिंग ऑफ कॉइन वाली चीज याद हो तो उस बेसिस में अगर हम देखें, एक आपके माइकल एच डेवोरेट जो दिया वही ऑप्शन में बिल्कुल सही है, ही वाज आल्सो वन ऑफ दोज पर्सन। अनदर वन वाज जॉन क्लार्क एंड अनदर वन वाज जॉन एम मार्टिनीज। तो इट अमंग ऑल ऑफ देम इट इज जॉन क्लार्क जो पहले यूके में हुए हैं, बट देन ही वाज अ प्रोफेसर इन वो चीज, ये वहां से आया है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट अगर मैं देखूं, ये आर्ट में देखे या कहीं पे भी कवर करे, आई वाज टोल्ड दैट कि आई शुड डू बिकॉज आई एम अ बिग टेनिस फॉलोअर, अ बिट ऑफ नडाल, मतलब जो फैब फोर जिसे कहा जाता है, मैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं। आज के दिन में कार्लोस हो गए एंड यानिक सिनर हो गए, सो यस ये भी इंक्लूड हो जाते हैं। Considering the quality of play style that they bring, the tournaments have a shared governance structure establishing the 4 Grand Slam। बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली बात चल रही इटली पे भी एक 5th Grand Slam, बट अभी वो चीज कंफर्म नहीं हुआ, तो लेट कीप इट aside। They are open for entry to all internationally ranked tennis players above the age of 14 years। The rule is correct, all के लिए होता है, हालांकि इसमें कुछ कुछ वो करते हैं कि there is certain kind of restriction on wild card कितनों को देंगे, प्लस इंटरनेशनली जो रैंक्ड प्लेयर्स हैं उनको लिया जाता है, एंड बाकी होते हैं। इसीलिए आप देख पाओगे कभी कभार सीड किया जाता है, 128 सीड रैंक वाले भी होते हैं, तो वो भी कभी कभार खेल जाते हैं। देयर इज अ लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ वाइल्ड कार्ड, अभी जो मैंने बात की, तो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट, दैट मींस इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ये चीज आपका इकोनॉमी का पार्ट आ जाएगा, बिकॉज पीएलआई स्कीम की चीज है, तो आई एम नॉट मतलब डीलिंग विद, आई होप शुभम सर हैज कवर्ड ऑन दिस पार्ट। भारत फोरकास्ट सिस्टम हमारे डेली करंट अफेयर्स में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पार्ट, सो ऐसा कुछ इतना बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछा भी नहीं था उन्होंने। व्हाट दे हैव आस्क्ड कि भाई ये भारत फोरकास्ट सिस्टम करता क्या है। इट इज ऑब्जेक्टिव टू जनरेट फोरकास्ट फॉर पंचायत क्लस्टर लेवल, यस, कि भाई उनको अपने नेक्स्ट जनरेशनल, एक जो हम कहते हैं दिस वेरी आइडिया वाज बेस्ड ऑन नेक्स्ट जनरेशनल क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल डायनामिक ग्रिड, जिसके बेसिस में इस चीज को वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, अपने मॉडलिंग करते हैं, विलेज लेवल तक ये एक अल्ट्रा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे सकता है। इट इज डेवलप्ड बाय आईआईटी दिल्ली बोला है। अगर थोड़ा सा भी किसी को आइडिया हो कि भाई दिस इज समथिंग कि आईआईटी इंडिया में अगर आप मेट्रोलॉजिकल और इससे रिलेटेड जो चीजें होती है वो आईआईटीएम पुणे करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजिकल की जो बात होती है आईआईटीएम पुणे वो डील करता है, तो उस बेसिस में इसका आंसर इज 1 ओनली। बूम फिल्म, नाउ दिस इज वेरी मच क्रूशियल थिंग, ये पूछा गया। बूम फिल्म इस टाइम बहुत ज्यादा न्यूज में रही भी थी, वी हैव आल्सो कवर्ड इन डेली करंट अफेयर, आप वहां पे एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। द फिल्म इज रिसेंटली वन बाय ब्रिटिश अकेडमी, बैफ्टा में बिल्कुल जीती है। द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय लक्ष्मी नारायण देवप्रिया, यस दिस इज आल्सो करेक्ट। दिस इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू मतलब चिल्ड्रन कैटेगरी में ही थी। मणिपुर क्राइसिस और मणिपुर उस इवेंट से रिलेटेड है, मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड है, इसका आंसर ए हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ओनली। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ब्लॉकचेन हैज बीन समथिंग जो आफ्टर यूपीएससी ने 2020 के बाद एकदम से रिपीट किया है। अर्लियर इट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी 2020 बट इट वाज अ वेरी बेसिक जेनरिक काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच दे आस्क्ड। रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द डेटाबेस मेड बी विजिबल टू रेलेवेंट स्टेक होल्डर विदाउट रिस्क ऑफ ऑल्टरेशन। ब्लॉकचेन में हम कहते हैं कि भाई ये डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, तो ये सबके पास इसकी एक्सेसिबिलिटी रहती है एंड ये डेटा चेंज नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। कॉपीज ऑफ द एंटायर डेटाबेस आर स्टोर्ड ऑन मल्टीपल कंप्यूटर, मैंने क्या कहा डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है तो सब जगह हो सकता है, एंड सिंकिंग विद इन सेकंड्स, तो यस दिस इज आल्सो करेक्ट। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन इज अ ब्लेंड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन्स अलाउइंग सेलेक्टिव डेटा एक्सेस। दिस इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए कि कंसोर्टियम ब्लॉकचेन क्या है, एक सेमी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट समथिंग जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सारा चीज आ जाता है। इट इज मेजरली कि भाई प्री सेलेक्टेड कुछ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस होंगे, जैसे आपका मान लीजिए कि बैंक्स के ही कुछ नेटवर्क हो गए, मान लीजिए एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सारे जितने प्राइवेट बैंक्स हैं, इन्होंने ही आपस में मिलकर एक आइडिया बनाया, रादर देन बीइंग अ कंप्लीट जो हम कह सकते हैं हाइब्रिड और ब्लेंड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन,
वो चीज नहीं होता है। तो 3 इज इनकरेक्ट एंड उस बेसिस में देखा जाए 1 and 2 अगर आ गया तो दैट मीन्स द आंसर विल बी 1, 2 and 4। एंड ई कॉमर्स मॉडल अगेन दिस इज फॉर रिलेटेड टू इकोनॉमी, ये भी इकोनॉमी हो गया। नो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ऑल दीज आर रिलेटेड टू इकोनॉमी। इकोनॉमी क्राउडिंग ऑफ इफेक्ट इन इकोनॉमी हो गया। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, दिस इज समथिंग अगर आपको साइंस एंड टेक में इसको कवर करना है, दिस इज समथिंग अ क्वेश्चन दैट डू नॉट नीड, मतलब इतना आपको नो ब्रेनर की तरह अगर आप करते तो यू कुड हैव गॉन फॉर इट, इतने इतना दिक्कत नहीं आता। व्हाई इज इट सो मैं आपको बताता हूं भाई। पहला चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि रेयर अर्थ मेटल की बात करें तो क्रिटिकल मिनरल मिशन को लेकर ही आएंगे, यूपीएससी ने 2025 में पूछा है। स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आर्ट एआई में चाहिए, रोबोटिक्स में चाहिए, इनफैक्ट आपके ईवी में चाहिए, तो ये होगा ही होगा। चाइना हैज द हाईएस्ट शेयर इन माइनिंग फॉलोड बाय इंडिया। इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया और बाकी कंट्रीज की बात करता तो बिल्कुल आराम से लॉजिकली देखा जाए तो दिस कुड हैव बीन वेरी मच, मतलब ये बहुत आराम से आप क्रैक डाउन कर सकते हैं कि भाई कौन सा होना चाहिए। तो 1 and 3 तो होगा ही होगा। 2 इज इनकरेक्ट। तो अब बचता है कि फोर्थ वाला क्या है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर अ सेट ऑफ 13 मेटालिक एलिमेंट्स। नाउ दिस इज समथिंग कि दिस इज वेरी मच, मतलब आप कह सकते हो कि क्या ही कहा जाए कि दिस इज आंसर फॉर दिस इज ए ओनली बिकॉज 13 नहीं होता है। दिस इज वेरी बहुत प्रिसाइज पूछ लिया है। यहाँ पे एक्चुअली 17 एलिमेंट्स होता है। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स की जो हम बात करते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, जैसे आपका स्कैंडियम हो गया, येट्रियम हो गया, उनको हम कहीं ना कहीं जोड़ेंगे। सो आंसर फॉर दिस विल बी 1 and 3 ओनली बिकॉज ये थोड़ा काफी ज्यादा प्रिसाइज चला जाता। एविएशन, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमी, क्राउड फंडिंग इकोनॉमी, कमिटीज इकोनॉमी, एनबीएफसी इकोनॉमी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो आपका स्टेट पीसीएस से कहीं ना कहीं थोड़ा सा उठा के पूछ लिया इन्होंने। मतलब मैंने एक चीज देखा कि यूपीएससी ने 2020 में भी जैसे वो आपका देशेर कौथा करके जो क्वेश्चन था वो बीपीएससी से उठाया और इस बार इन्होंने एल्काइन फॉस्टर मेथड वहां से उठा लिया। सो ठीक है, अब मतलब यूपीएससी का चॉइस है, इट्स देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली चीज आ जाती है। 66 अगर हम देखें, जेनेटिक मेडिसिन करेक्टली कंपनसेट फॉर फॉल्टी जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। फाइन, बहुत ऐसा कोई वो बड़ा वो चीज दे भी नहीं रहा है। जेनेटिक थेरेपीज होती हैं, आरएनए थेरेपेटिक्स होता है, ये सारा चीज होता ही है। स्टेटमेंट 2, इंजीनियर्ड वायरस, यस इंजीनियर्ड जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को करते हैं, एंड लिपिड नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड एज कैरियर्स फॉर जेनेटिक मेडिसिन। यस, बिकॉज सबसे ज्यादा इजीली यही जा सकते हैं। इनफैक्ट कोविड में जो एमआरएनए वैक्सीन थे जैसे फाइजर या मॉडर्ना के, वो इन्हीं बेस पे ही, मॉडल पे ही थे। जेनेटिक मेडिसिन ऑल्टर द एंटायर डीएनए सीक्वेंस। अगेन दिस इज समथिंग कि अगर ये लगे, बहुत लोगों को लगेगा कि भाई ये तो दिक्कत कर सकता है, बट दैट्स नॉट समथिंग इस चीज में होता है बिकॉज ये बहुत प्रिसाइज होता है। तो ये अगर देखा जाए, दे डू नॉट ऑल्टर द एंटायर डीएनए, दे सेलेक्टिवली एडिट वाली चीज हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात कर रहे हैं। एलएलएम्स असाइन प्रोबेबिलिटीज टू पॉसिबल वर्ड्स एंड देन पिक वन विथ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। यस, एलएलएम्स प्रोसेस डेटा मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रेडिक्शन एरर। भाई प्रेडिक्शन एरर के साथ वो थोड़ा देंगे। अनबायस्ड आउटपुट की बात कर रहा था कि ये जनरली एसएलएम में देखा जाए या एलएलएम में देखा जाए, ये अगर कहीं से भी सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट से सर्च कर रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन कहीं से भी अगर आया होगा वो बायस्ड हो सकता है। उस बेसिस में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बायसनेस आ सकते हैं। तो आप अनबायस्ड आउटपुट की बात नहीं कर सकते। यस, वन थिंग इज फॉर श्योर कि व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग एलएलएम एंड एसएलएम, वन कैन फाइंड दैट कि एलएलएम कंपैरेटिवली या रिलेटिवली थोड़ा कम करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। स्टेल्थ के बारे में भी अगेन जिन्होंने आपका डेली हमने जो करंट अफेयर की सीरीज चलाई थी साइंस एंड टेक में, उससे ही कहीं ना कहीं हो जाएगा। कैसे होगा आप बेसिक सोचो। क्या बोल रहा है, स्टेल्थ ऑब्जेक्ट्स हैव वेरी स्मॉल रेडार क्रॉस सेक्शन एंड आर कोटेड विद रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल। आपके जो आपके स्टेल्थ होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो थोड़े से डिस्ट्रॉयर से छोटे होते हैं एंड आपके जो कॉर्वेट क्लास होते हैं उससे अबव होते हैं।
नाउ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि दिस इज समथिंग कि भाई ये जो रडार का क्रॉस सेक्शन है, ये जो चीज हम बात कर रहे हैं, आप चाहोगे कि अगर कोई रडार आपकी तरफ आपके सिग्नल भेज रहा है, वो सिग्नल उसको पता ना चले, तो वो आप क्या चाहोगे, ऐसे कुछ एब्सॉर्ब कर ले ताकि ये सिग्नल्स वापस ना जा सके। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेल्थ ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली अगर आपको इसके लिए अगर कुछ कोटिंग से कर पा रहे तो देन इट इज बेटर कि आप किसी दूसरे बैंडविड्थ पे जाओ, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। स्टेल्थ ऑब्जेक्ट्स आर कोटेड विद मेटा मटेरियल्स टू इंक्रीज द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर थोड़ा सा साइंस पढ़ा है ना तो इस चीज में इतना दिक्कत आएगा ही नहीं। भाई पहला चीज क्या है, मेटा मटेरियल्स आप किस चीज के लिए चाहते हो कि वो एब्जॉर्ब कर ले, स्कैटर करोगे या कहीं ना कहीं से डिटेक्शन होकर अगर वापस आ गया तो पता चल जाएगा कि स्टेल्थ का वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो शिप है वो कहां पर है, स्टेल्थ फ्रिगेट जो होती है। तो 3 इज इनकरेक्ट, आंसर फॉर दिस विल बी 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैक बॉक्स पे जो क्वेश्चन है, so they carry a beacon emitting red light। अरे ये जो क्रैश हुआ था अहमदाबाद में उससे रिलेटेड था, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग इन द आपके डेली करंट अफेयर में। ये जो रेड लाइट दिया है आप यहां पे मेजरली इट शुड हैव बीन ऑरेंज लाइट, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। दे रिकॉर्ड कॉकपिट वॉइस एंड फ्लाइट डेटा, यस दिस इज करेक्ट। देयर मेमोरी यूनिट्स आर मेड यूजिंग स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम। अगर आपका प्लेन क्रैश कर गया, हम मेजरली किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, ब्लैक बॉक्स पे। ब्लैक बॉक्स में जो भी डेटा रिकॉर्डेड है, अगर वो क्रैश भी हुआ कुछ भी हो, वो क्यों नहीं जलता है, बिकॉज फायर आपसे वो बचाता है। उसके लिए यू नीड स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम, बिकॉज आप नॉर्मली देखो अपने घरों में जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं वो जलते नहीं है, आग लगने से वो केवल गर्म हो सकता है, बट दे वोंट बी एबल टू बर्न इट आउट। तो इसका 3 इज करेक्ट, आंसर विल बी 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट इज ग्रीन हाइड्रोजन वाला जो क्वेश्चन है। I mean, one need to say that कि इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा थोड़ा फिर से वो लोग रीस्टार्ट कर दी हैं चीजों को रीग्रैप करना। क्या कह रहा है, डीकार्बोनाइज हाइड्रोजन की बात कर रहा है कि इट इज अ समथिंग फॉर्म ऑफ डीकार्बोनाइज हाइड्रोजन ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस। अगर पहला स्टेटमेंट देखें देन दूसरा स्टेटमेंट देखें, डी प्रोड्यूस यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सी वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि भाई दो चीज काफी ज्यादा आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ग्रीन हाइड्रोजन जो होती है वो जनरली कैसे बनती हैं, आपको दिख जाएगा कि वो दैट इज मेजरली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये कहां से बनती है, यूपीएससी ने ऑलरेडी दे हैव आस्क्ड इन यूपीएससी 2021 अबाउट ब्लू हाइड्रोजन, तो ये ब्लू हाइड्रोजन से मेजरली बनती हैं। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू ब्लू हाइड्रोजन। Electrolysis of water, this is correct. National Green Hydrogen Mission aims for abatement of nearly 50 metric ton of annual greenhouse. Overall 5 million है, but abatement की जो बात हो रही है तो यहाँ पे statement 3 is correct. So इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3 only. बहुत लोगों ने 2 only मारा। I have asked many students, they went for this, but they forgot the entire statement which is written in the economic survey when we discuss about it in the class. नाउ इन स्पेस की जो बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 71 में, जो प्राइवेट सेक्टर को कहीं देखते हुए किया है, आपको अगेन इस चीज में अगर आप देखोगे बहुत बेसिक अगर आप लॉजिक लगाओगे तो अपने आप कर लोगे। जैसे इन स्पेस इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो इसी चीज पे काम करती है ताकि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके। फर्स्ट इज करेक्ट, अग्निकुल कॉस्मोस इज द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लाइट यूजिंग 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। ऑलरेडी लिग्नोसैट था बट वो जापान का जो है वो वुड पे बनाया गया। दिस इज समथिंग जो 3D प्रिंटेड बना हुआ है। स्काई रूट एयरफोर्स हैज डेवलप्ड लिक्विड फ्यूल फॉर GSLV। नाउ दिस इज समथिंग अ वेरी मच टफ टास्क कि आप स्पेस से रिलेटेड फ्यूल ही बनाने लगो। आपके लिए इसके लिए क्रायोजेनिक इंजन और उस चीज की बात नहीं कि आपने डायरेक्ट फ्यूल ही बना दिया। सो दिस इज समथिंग थोड़ा सा काफी ज्यादा इर्रेटिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ड्रोन स्वार्म। They use terahertz or band of frequency to communicate within the command center. Statement 1 पे बाद में आएंगे बिकॉज ये थोड़ा टिपिकल है। क्या पूछ रहा है, इंडिविजुअल ड्रोन्स, आपको अगर ड्रोन्स को सारे ड्रोन्स आपस में अगर ड्रोन स्वार्मिंग चल रही है प्रॉपर एक ग्रुप ऑफ की तरह चल रही है तो ये आपस में भी कोऑर्डिनेट करके रखते हैं।
तो दिस मींस आप आपस में भी कम्युनिकेट करेंगे तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। जीपीएस स्पूफिंग इज अ कॉमनली यूज्ड टेक्निक टू काउंटर ड्रोन। जीपीएस स्पूफिंग क्या करेगा, आप ड्रोन स्वॉर्मिंग मेजरली क्या है, एक पर्टिकुलर लोकेशन में कुछ प्रिसीशन अटैक करना चाहते हो, अगर आपको इसको रोकना है उस पर्टिकुलर लोकेशन में जाने से, तो जीपीएस स्पूफिंग इज गुड, बिकॉज एक क्या करेगा, किसी एक को भी आपने ब्रेकआउट कर दिया तो वो कम्युनिकेट करके दूसरे को भी अलग जगह लेके जाएगा। उस बेसिस में देखा जाए दिस एंड दिस इज करेक्ट। ना बात आती है टेट्राहर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी वाली बात। ना दिस इज समथिंग विच इज अ बिट, मतलब काफी टेक्निकल चीज है, बिकॉज जनरली क्या होता है, अगर आपको कमांड सेंटर से कनेक्टिविटी चाहिए तो आपको अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, नॉट टेट्राहर्ट्ज। आप उस फ्रीक्वेंसी पे तो आप अपने कमांड सेंटर से बात ही कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, या तो आप ग्राउंड टू ग्राउंड की बात करो तब ठीक है, बट दिस इज इनकरेक्ट। सो इस बेसिस में इट शुड बी 2 and 3 ओनली। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, अगर बहुत इजी टाइप का बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था ये उसका पार्ट है। बॉस दिस इज रिलेटेड टू समथिंग यूके और वहां का है, तो ये तो नहीं है। 1 अगर अपने आप हट गया, अगर आपने 1 को हटा दिया तो ये प्रॉपर एलिमिनेट हो सकता है। आंसर विल बी 2 and 3 ओनली, बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक तो है, प्राइमरी एम इज टू कैटलॉग और डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, दिस इज करेक्ट। नेशनल क्वांटम मिशन की जो बात कर रहे, इट एम्स एट डेवलपिंग इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स विद, अगेन हम अभी इनिशियल स्टेज ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग में है, तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच करेक्ट कि अभी हम क्यूबिट्स के और पेट्राफ्लॉप और ये जो चीज हम बात करते हैं, तो इस बेसिस में दिस इज वेरी मच फाइन। हम हाँ, ये प्रॉपर जो प्रोजेक्ट है इट इज अ वेरी हैज अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 8 years, तो उस बेसिस में एक अच्छा खासा यू कैन से कि काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच हैज बीन डन फॉर एंश्योरिंग सुपर कंडक्टिंग एंड फोटोनिंग टेक्निक को देखते हुए। Implementation includes setup of 4 thematic hubs in academic and national R&D institution across India. Yes, this is also correct. For example, जैसे quantum computing से related आपने IISc बनाया है, quantum communication से related IIT मद्रास किया है, quantum sensing से related आपने IIT बॉम्बे चूज किया है, and quantum material and devices के लिए आपने IIT दिल्ली चूज किया है। मे बी इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी मेंस पे भी क्वांटम कंप्यूटिंग और मशीन मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। डीप ओशन मिशन, यूपीएससी ने एक तरह से देखा यूनियन बजट का कहीं ना कहीं उन्होंने लिया, बट इट इज ऑफ 2020, तो उस चीज को देखते हुए काफी ज्यादा पीछे गई। लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट की बात है, दिस इज एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, मोइस है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। मत्स्य 6000 हैज बीन डिजाइन्ड टू कैरी 3 people फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन, यस दिस इज करेक्ट। समुद्रयान, अच्छा एक चीज और सोचो, अगर 1 इनकरेक्ट हो गया आपका अगेन एलिमिनेट हो जाता है। साइंस एंड टेक में मैंने एक चीज देखा कि आपके क्वेश्चंस काफी एलिमिनेटर और उस बेसिस पे आराम से आप कर सकते हैं। समुद्रयान इज अ प्रोजेक्ट अंडर दिस मिशन, यस दिस इज रिलेटेड टू दैट। नाउ दिस इज समथिंग एथिक्स बेस्ड है, तो ये आपके शुभम सर कवर कराएंगे। 77 इज ऑल्सो सेम, मिस्टर एक्स इन मिड लेवल्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। सो नाउ वी हैव कम टू द पॉलिटी सेक्शन, ऑलमोस्ट हम लोग रीच कर चुके अपने लास्ट सेक्शंस की तरफ। यहां पे थोड़ा सा साइंस एंड टेक बचेगा, अदरवाइज पॉलिटी एंड गवर्नेंस ही बचता है मेजरली, या थोड़ा मोड़ा आईआर के क्वेश्चंस बचेंगे, अदरवाइज पॉलिटी के क्वेश्चंस इस बार काफी कम थे इन कंपैरिजन टू आईआर। क्या दे रहा है, एक्स वॉज एड्रेसिंग अ सेमिनार पार्ट 3 लॉ को कुछ देखते हुए, जो लोगों ने द्रोणाचार्य की क्लासेस की है इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में, आई हैव डिस्कस्ड विद रिगार्डिंग आर्टिकल 13 में मेजरली जो क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 में क्लॉज ए एंड क्लॉज सब क्लॉज ए एंड सब क्लॉज बी के बारे में, तो मेजरली इट इज डीलिंग विद दैट। ये जो बात कर रहा है कि भाई रूल्स एंड ऑर्डर्स और ये सारी चीजें ये आ जाएंगी क्लॉज सब क्लॉज ए के अंडर में, कस्टम्स और ये जो चीजें ये भी उसी के ही अंडर में कहीं ना कहीं कवर किया गया। बी में क्या आता है, लॉज इन फोर्स आ जाता है जो पार्लियामेंट बनाती है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एक बेसिक एग्जांपल मैंने द्रोणाचार्य के क्लास में भी दिया था कि जैसे आपका साबरीमला टेम्पल का वो था, एक कस्टम था कि आप मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन या जो एज पर्टिकुलर एज ब्रैकेट ऑफ गर्ल्स एंड लेडीज को अलाउ नहीं करते हो, दैट इज समथिंग अ कस्टम, और उसी चीज को ब्रेकआउट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया।
तो उस बेसिस में अगर देखा जाए आपके कस्टम्स भी आएंगे और आपके रूल्स भी आएंगे, तो आंसर फॉर दिस विल बी बोथ एक्स एंड वाई करेक्ट। ये जो चीज कह रहा है कि एक्स इज नॉट कन्विंस की बात कर रहा है, वो ये चीज नहीं कह रहा कि भाई उसकी व्यू है उस चीज की बात कर रहा है, बिकॉज एक्स का व्यू जो कहता है दैट इज अ वेरी डिफरेंट वर्जन ऑफ इट व्हाट हैज बीन सेड कि एक्स एक्सप्लेन किया या वॉय ने पॉइंट आउट किया कि टर्म लॉ इन ऑल्सो इंक्लूड कस्टम और यूजेज ऑफ हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। या ओवरऑल हम देखें ईदर इट विल बी डी और सी ही कहीं ना कहीं कवर करेगा उस बेसिस में देखा जाए। Consider the following statement: there is no article in the Constitution of India that specifies Constitution of India will be officially Constitution of India. अगर कहीं के कॉन्स्टिट्यूशन को कहां का मानना है तो दिस विल बी समवेयर शुड बी गिवन। तो इस चीज में फंसने की जरूरत नहीं है, ये एक तरह से गलत स्टेटमेंट है, इसमें इतना आप वो चीज डील मत करो। इट इज मेजरली जो आप जो कहते हो ना टेम्पररी प्रोविजन से पहली बार मतलब मैंने देखा यूपीएससी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन। हालांकि अगर आपको इस चीज को कवर करना है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन अवर एडवांस फाउंडेशन बुक, वहां पे ये सारी चीजें दी हुई है, तो इसमें आप उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दिस वन वाज वेरी मच टीडियस थिंग। आर्टिकल 393 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन जिसने रिपील कर दिया है गवर्नेंस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगर ये जो चीज है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आ रहा है, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने एक टेम्पररी स्ट्रक्चर जो बना के रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्योंकि उसको रिप्लेस कर देगा कुछ चीजों को, तो ऑब्वियसली वो पुराने चीजों को हटाएगा। तो इसका भी आर्टिकल 394 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बड़े लॉजिक से करना था। नॉर्मल अगर लॉजिक से करते, इनफैक्ट जब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं पॉलिटी का, आई हैव डिस्कस एट टाइम्स दैट, या स्टडी है इसमें भी आप देखोगे एक स्ट्रक्चर बना के जो दिखाया जाता है, यू माइट बी सीइंग दैट कि आप स्ट्रक्चर में हम लोग लिखवाते भी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा तो ऑब्वियसली इट विल बी कवर्ड। नेक्स्ट इज दैट कि देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक तरह से ये सारे इनकरेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, mentions 26 जनवरी 1950 as the commencement of Constitution of India. See 26 नवंबर से कुछ certain provisions को implement किया गया था, जैसे इलेक्शन और उससे रिलेटेड प्रोविजंस को। बाकी जो मेजर प्रोविजंस है, जब आप रिपब्लिक बने हो, the very idea of state has come, then only you went for rest of the commencement part. So इसीलिए आप एक चीज देख पाओगे, आर्टिकल 395 is talking about the same. इसका हो जाएगा देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 81 ना, ये जो क्वेश्चन है, आई मीन आई वाज लाइक कि थोड़ा सा आई वाज वेरी मच अपसेट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा ना सच में उदास करने वाली चीज है कि आपका ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में पूछ तो रहा है, लेकिन क्या दे रहा है 2018। कम ऑन, ये 2016 का है। अब आप ईयर बेस में तो कम से कम इनकरेक्टनेस मत दिखाओ। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। सिमिलरली जो आपका वो सुगम्य भारत योजना है, वी हैव डिस्कस अ लॉट टाइम्स इन द पॉलिटी बेसिक फाउंडेशन और अलग अलग जगह में, आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिस रखते हुए एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन या फिर इसको सुगम्य भारत योजना भी कहते हैं। इस बेसिस में दिस इज वेरी मच करेक्ट कि भाई आप कुछ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे चीजें बनाना चाहते हो ताकि एक्सेसिबिलिटी फॉर मतलब पीडब्ल्यूडीज बढ़ सके। थर्ड इज ये जो आपका कह रहा है कि आपका फाइनेंस कॉर्पोरेशन है set up by Ministry of Corporate Affairs, actually it is incorrect, it is under Ministry of Social Justice and Empowerment. तो 3 incorrect हो गया, 1 incorrect हो गया, the answer will be 2 only, that is B. Next is consider the following statement about the provisions pertaining to scheduled caste and scheduled tribe in India. Again बड़ा लगा होगा बहुतों को कि बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, बट अगर लॉजिक से जाओगे आराम से कर लोगे। क्यों, मैं बताता हूं। क्या चीज पूछ रहा है कि 5th शेड्यूल की चीज, कहां का मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, दिस कम्स अंडर 6th शेड्यूल एज गिवन इन आर्टिकल 244 क्लॉज 2। तो उस बेसिस में फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सम ट्राइब्स ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स। अगेन थोड़ा लॉजिक से सोचते तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6th शेड्यूल में आपको क्या दिया हुआ है, सर्टेन काइंड ऑफ टैक्सेशन हैज बीन गिवन। ये भी कौन डिटरमाइन करेंगे, वहां के लोकल पीपल कर सकते हैं।
तो उस बेसिस में इनकम और इन सारी चीजों को तो थोड़ा एग्जेम्प्ट किया जाएगा। इनफैक्ट इनकम टैक्स में भी जो सेक्शन 10 का जो क्लॉज 26 है उसमें ऑलरेडी कवर्ड है कि कहां कहां के स्टेट, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और ये सारी आ जाती हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, अगेन दिस इज वेरी मच करेक्ट कि भाई आपने शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट में करके रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देयर आर 2 स्टेटमेंट करेक्ट दैट इंक्लूड स्टेटमेंट 2, दैट इज ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो वाली बात हो रही है, अगेन दिस इज समथिंग बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, बट यस दे न्यू कि भाई ऑलरेडी आपको इतना थका चुके हैं, आप थोड़ा सा आराम वाले क्वेश्चन देते हैं। बट मैं सेट डी वालों के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, आई डोंट नो कि मतलब मैं जस्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ए बी सी को किस तरह से क्या क्या अलाइनमेंट है, वो अलग चीज है। मैं डी वालों के लिए जस्ट अभी बात कर रहा हूँ। इस चीज में अगर आप देखो एक्चुअली हुआ क्या है, अच्छा बच्चे ने ऑलरेडी करके रखा जिसका पेपर आया कि एक तरह से ये रिवर्स हो गया है कि भाई स्टार्ट क्वेश्चन आर जिसमें आप ओरल आंसर और उस चीज की बात करते हो, और अनस्टार्ट में आप रिटर्न आंसर की कहीं ना कहीं बात करते हो। नो सप्लीमेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन अनस्टार्ट क्वेश्चन, दिस इज करेक्ट। तो ये एक तरह से सही है। इसका आंसर हो जाएगा, देयर इज ओनली वन करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ दिस वाज अ बिट लेंथी क्वेश्चन, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वाली जो चीज है थोड़ा आराम से देखता है, लॉजिकली देखेंगे तो आराम से हो जाएगा, इसमें इतनी चिंता करने की बात नहीं। ऑल्दो मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी आर इलेक्टेड फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय राज्यसभा। दिस इज समथिंग प्रीटी मच थोड़ा सा टिपिकल हो जा रहा है, ये चीज नहीं हो। स्पीकर ऑफ लोकसभा हो सकता है, कुछ और होगा। और होता भी है कि चेयरमैन कहीं ना कहीं आप कमिटी के मेंबर आपस में चूज करते हैं, तो ये इस तरह से इनकरेक्ट हो गया। 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय राज्यसभा एंड 10 मेंबर्स बाय लोकसभा, यस उसके एक तरह से देखा जाए उस बेसिस में अगर आप देखोगे यू विल फाइंड दैट कि भाई क्योंकि ये उनके सेक्रेटरीट उनके अंडर में आ जाता है, तो समवेयर यू विल सी दैट कि ये जो कह रहा है 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय राज्यसभा एंड 10 मेंबर्स बाय लोकसभा वाली चीज, ये एक्चुअली थोड़ा सा रिवर्स होना चाहिए था, तो इसका भी इनकरेक्ट है। नो मिनिस्टर एक्सेप्ट फॉर यूनियन मिनिस्टर, ये भी इनकरेक्ट हो गया। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स टेन्योर और 2 years, भाई ये 1 year होता है। तो एक तरह से देखा जाए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट। मिशन सुदर्शन चक्र, इट एम्स टू एनहांस इंडियाज एयर डिफेंस बैलिस्टिक मिसाइल की जो बात चल रही है, बिल्कुल एयर डिफेंस सिस्टम का कल पिछले साल प्राइम मिनिस्टर ने किया था, हमने अपने हाउ जीएस ट्रैवल दिस वीक में इसको कवर किया है, so don't worry on that part. Statement 1 is correct. Statement 2 क्या कह रहा है, this mission is rapid, precise and powerful India's report। obviously बात है कि भाई अगर आप एयर डिफेंस में आप क्या चाहते हो कि भाई जल्द से जल्द जो भी इनकमिंग जो मिसाइल्स आ रही है उनको आप उस अकॉर्डिंग हैंडल कर सको। स्टेटमेंट 3 की भाई आप ऑल पब्लिक प्लेसेस, ऑब्वियसली आप सिविलियन पॉपुलेशन में खासकर पब्लिक प्लेसेस को तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, आप इनिशियल बॉर्डर लेवल पे जो चीजें हो रही है, तो स्टेट ऑल भरे लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर विल बी 1, 2 and 3। मैत्री सेतु, दिस इज समथिंग क्वेश्चन जो है फेनी रिवर पे है, कनेक्ट्स रामगढ़ इज एक्चुअली इन बांग्लादेश एंड हाँ सबरूम इज इन एक्चुअली इंडिया, त्रिपुरा में आता है, तो ये एक तरह से इनकरेक्ट है। झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट्स विद इंडिया विद म्यांमार, झूलाघाट इज इन पिथौरागढ़ और उत्तराखंड, तो ये तो एक तरह से इनकरेक्ट हो गया। मेची ब्रिज एंड इट्स अप्रोचेस कनेक्ट विद पत्तीनाकी बाईपास इन इंडिया, ककिरतावा इन नेपाल। इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड दैट कि दिस इज अ बिट करेक्ट कि मेची ब्रिजेस इंडिया नेपाल के बीच में है, दिस वन इज करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ओनली। जीरो एफआईआर, अगेन इस चीज पे अगर हम देखें, नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, जीरो एफआईआर कैन बी लॉज्ड, कहीं पे भी हो सकता है, ऑब्वियसली बात है। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वेयर अ जीरो एफआईआर हैज बीन लॉज्ड विद द परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाली जो बात हो रही, नहीं ये इनकरेक्ट है। व्हाई इज इट सो, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये डायरेक्टली पास ऑन कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे करवाना होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी ये दिया हुआ, तो दिस इज इनकरेक्ट। अंडर जीरो एफआईआर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर इन्फॉर्मेंट टू फर्निश इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक,
इट इज ऑब्लिगेटरी, अगेन दिस इज समथिंग कि भाई आप क्या दे रहे हो कि मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस और इन सब चीजों के लिए फिर भी हो सकता है, बट हर चीज के लिए आप यू आर नॉट गोइंग टू गो फॉर दैट, सो आंसर विल बी 1 ओनली। नाउ ये जो चीज पूछा है कि 88 में कि भाई कौन सा इंस्टीट्यूशन, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस वाला तो ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा था। इसके अगर देखा जाए सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो बात चल रही है, सी इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात चल रही है, तो ये दिस अपने आप में ही ये इनकरेक्ट हो गया। सिमिलरली सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन वाली जो बात थी, अगेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन लास्ट टाइम एज वेल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सही है। थर्ड इज सीबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक, और इसकी जो बात चल रही है एक्चुअली मतलब 2 में भी अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आएगा। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट फ्रॉड की बात करा तो यस उसमें आ जाएगा। 3 में अगर देखा जाए तो दिस इज करेक्ट बिकॉज ये पिछले साल ही पूछा था, दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आंसर इसका हो जाएगा एक तरह से 1। नाउ विच हैज नॉट बीन रैटिफाइड वाली जो बात चल रही है, दिस इज समथिंग, ये क्वेश्चन एक्चुअली कैंसल होगा तो इस चीज में मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज इसमें ऑप्शन 4 में थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ये जो बात कर रहा है कि भाई रैटिफाइड नहीं है, 3 एंड 5 हो सकता था, बट ये चीज तो फिर भी उन्होंने किया बिकॉज अगर उस बेसिस में नहीं किया होता तो पाकिस्तान को 1971 में वो क्यों नहीं वो प्रिजनर्स को छोड़ता ही नहीं, बट उन्होंने छोड़ा था उस बेसिस में, तो वन डजंट नीड टू वर्क ऑन दिस। क्वेश्चन नंबर 90, नाउ दिस इज समथिंग, मतलब आई फेल्ट अगेन अ बिट अपसेट कि यूपीएससी इतना फैक्चुअलिटी पे चला गया है कि आई मीन आई वाज वेरी मच लाइक कि ये कहाँ पूछ लिया, बिकॉज ये पीपल प्लानिंग एंड प्रोग्रेस वाली जो बात है, पीपल प्लैनेट है एक्चुअली, तो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। प्रीएम्बल ऑफ द समिट, ये जो बात कर रहा है कि डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ एआई होगा, दिस वन वाज वेरी मच करेक्ट, इसमें इतना कुछ वो नहीं था। चक्रास और ये जो चीजों के बारे में अगेन अगर आप इस चीज में भी देखो स्टेटमेंट 1, अगर स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया तो इधर 2 एंड 3 ओनली बचता है, या उस बेसिस में अगर आप देखोगे एक्चुअली 2 एंड 3 इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज आप क्या कर रहे हो, वहां पे बाइंडिंग की बात चल रही है। ये जो बात कर रहा है कि आपका वो करेगा, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू बाइंडिंग एज अ बाइंडिंग फ्रेमवर्क, तो ये बाइंडिंग नहीं है बिकॉज अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐड हो ही नहीं पाए। क्वेश्चन 92 की जो बात कर रहा है, दिस वन वाज आल्सो बिट लॉजिकल वाली चीज, अगर आप करोगे थोड़ा पता होगा तो आप कर सकते हो। मंदेकचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है तो भूटान से रिलेटेड होगा ही होगा। सेकेंड आपका इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट स्टडीज, ये काफी ज्यादा न्यूज में था, ये मालदीव से रिलेटेड है। स्टोरेशन ऑफ स्टोर पैलेस, दिस इज समथिंग अफगानिस्तान, एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट डिकोया, दिस इज दिस इज रिलेटेड टू श्रीलंका। अगेन कौन से डिफेंस हार्डवेयर, अगेन साइंस एंड टेक थोड़ा सा आया है, कौन से डिफेंस हार्डवेयर आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया? मार्क 1 फाइटर जेट, मार्क 1, मार्क 3 तो काफी एडवांस है, तो मार्क 1 तो फिर भी अलाउ कर देंगे कि हाँ भाई तुम इनिशियल स्टेज के रशियंस अलाउ कर देंगे, हाँ तुम करो। T-90 मार्क 3 टैंक्स, यस इट हैज बीन डन। फाइटर जेट्स पे वो अकूल क्लास सबमरीन, दिस इज समथिंग जो अभी बाहर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। दिस वॉज अ वेरी बहुत बेसिक टाइप का था। पहला चीज आप ये देखो कि कोलंबो प्रोसेस एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है, तो भाई बाइंडिंग क्यों होगा? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। अबू धाबी डायलॉग इज अ वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग कंसल्टेटिव प्रोसेस, नॉन बाइंडिंग है तो कंसल्टेटिव चलेगा। कि इनके बीच में अमंग लेबर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन टू फैसिलिटेट, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपींस, तो ये सही है। ग्लोबल फोरम फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट क्रिएटेड बाय प्रपोजल, ये जो है अगेन नॉन बाइंडिंग इन नेचर है, तो ये सही है। 2 and 3 सही है, इसका आंसर विल बी सी। कंसिडर द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज वाला ये जो क्वेश्चन पूछा ना, दिस वन नीड टू अंडरस्टैंड कि अगेन थोड़ा लॉजिक से, कैसे मैं बता रहा हूं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम थोड़ा फूड सिक्योरिटी की बात करेगा, तो अब कोविड और इसके आसपास से थोड़ी बातचीत शुरू हुई है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को तो 2 बार तो नोबेल प्राइज नहीं मिल सकता। चिल्ड्रन फंड, आपको अगेन ये चीज सोचना पड़ेगा कि भाई चिल्ड्रन फंड में मतलब या तो वॉर से और इन सब चीजों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तब चिल्ड्रंस को इशू हो रही है, ये भी नहीं होंगे। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, दिस इज करेक्ट बिकॉज वॉर जब जब होंगे तब तब रेफ्यूजीज को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन्होंने जिस तरह के इनिशिएटिव लिए होंगे उस बेसिस में दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर मूवमेंट्स अगेन आपको पता होना चाहिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है जिसकी वजह से इसको मिलना चाहिए, तो अगेन दिस इज इनकरेक्ट, आंसर विल बी फॉर दिस इज 1. मैच द लिस्ट, अगेन दिस आई विल से कि भाई इसको अवॉइड करना है, ऐसे क्वेश्चंस को काफी इंपॉर्टेंट है. व्हाई इज इट सो? बिकॉज ये थोड़े इतना आसान चीजें हैं भी नहीं कि किसी को याद रह जाएगा. सो जस्ट अवॉइड सच क्वेश्चंस बिकॉज मतलब कोई पॉइंट नहीं बनता. बात ये उस बेसिस में अगर हम देखें, सो वन विल फाइंड दैट कि क्वेश्चन 91, ओके लेट मी चेक. अच्छा ओके, सो कोऑपरेशन वाली जो बात चलेगी इंडियन आसियान कंट्रीज के बीच में होना चाहिए. कलादान इंडिया म्यांमार के बीच में है कि कोलकाता से सितवे पोर्ट, तो दिस इज करेक्ट. IMT ट्राइलैटरल हाईवे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज ये आपका ये हम बेसिक फाउंडेशन में बहुत से बच्चों को पढ़ाया भी जाता है. इंडिया हो गया, म्यांमार और थाईलैंड, बिकॉज ये दोनों कंट्रीज आसियान से रिलेटेड है, तो ये भी सही है. अगरतला अखरोला रेल लाइन, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू बांग्लादेश. दिस हैज बीन गिवन इन अवर एडवांस फाउंडेशन बुक. तो बांग्लादेश बिकॉज ये आसियान कंट्रीज का पार्ट नहीं है, आंसर विल बी 1 and 2. आई एम सॉरी, मुझे मैं जस्ट अभी पता चला कि मैं एक क्वेश्चन मिस किया हूं. या सो कमिंग बैक टू दिस 96th क्वेश्चन, दिस इज समथिंग वेरी मच टिपिकल क्वेश्चन. तो इस चीज को थोड़ा आप अवॉइड करेंगे तो बेटर ही होगा, बिकॉज अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो लेट इट बी. इसका आंसर एक्चुअल में बी है, बिकॉज अगर किसी को लाइबेरिया का पता है कि भाई लाइबेरिया रिसेंट टाइम से काफी ज्यादा सिविल वॉर में चला है, तो वो इस चीज को फिर भी कवर कर सकते हैं कि ए का तो 3 है ही है, बस उसके बाद जो मिनुरकाट और खासकर ईस्ट तमोर का जो बहुत ज्यादा इश्यूज रिसेंटली रहा है, तो उस वजह से वो उसको पिक कर सकते हैं. अगेन दिस वाज अ बिट टिपिकल क्वेश्चन फ्रॉम बिम्स्टेक रिगार्डिंग बिम्स्टेक. ये जो चीज है, अगर कल्चरल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो उसको देखते हुए इट विल बी थिम्पू भूटान. बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की अगर हम बात करें, अगेन लीव इट फॉर अ व्हाइल. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी, इट हैज बीन मेड इन कोलंबो. एनर्जी सेंटर की अगर हम बात कर रहे हैं, भाई नोएडा ऐसा एनर्जी सेंटर या इन चीजों के लिए क्या करेगा, हमें वो चीज भी सोचना पड़ेगा. एनर्जी सेंटर में बहुत लोग क्या कर सकते हैं कि भूटान की तरफ जा सकते हैं, बट दिस इज नॉट एक्चुअली एनर्जी सेंटर, ये एक्चुअली एक सेंट्रल पावर रिसर्च सेंटर है बेंगलुरु में, उससे रिलेटेड है. तो दिस वन इज करेक्ट. सेंटर एंड वेदर क्लाइमेट, भाई क्लाइमेट मॉडलिंग आप वहां पे करना चाहते हो जाके एक बार चेक करने के लिए कि भाई पॉल्यूशन क्या है. नोएडा इज वन ऑफ दोस प्लेसेस, तो इसका आंसर उस बेसिस में आप निकाल सकते हो. Now this was again a very typical question. Avoid such questions. Not correctly पूछा, इसका एक्चुअली आंसर हो जाएगा 33 क्रॉप्स श्रीनगर. मेजरली अगर देखा जाए दिस इज समथिंग विच इज मतलब आपके डिफेंस और इससे रिलेटेड है. यूपीएससी हैज स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस ऑन इट, बट एक्चुअली इसका होगा लद्दाख. 33 क्रॉप्स का. रिवैम्ड राष्ट्रीय ग्राम अभियान स्कीम, अगेन ये जो चीज है क्वेश्चन है बहुत ज्यादा अगेन अपसेटिंग है रिगार्डिंग द डेट विच हैज गिवन. एक्चुअली इट इज 2022 पीआईबी में दिया हुआ था, तो इसका तो इनकरेक्ट हो जाएगा. द की ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप गवर्नेंस कैपेबिलिटीज, बिल्कुल सही है. एसडीजी की जो हम बात करते हैं आज के डेट में, बिल्कुल सही बात है. तो 2 तो है, 2 and 3 है कि नहीं ये देखते. सेंट्रल फंडिंग इज 100% फॉर ऑल स्टेट्स की बात किया, ऑल स्टेट में तो नहीं करेंगे. 3 इज इनकरेक्ट, यानी फिर तो सेक्टर स्कीम हो जाएगा, क्योंकि पंचायत उनके बीच में स्टेट्स में भी आती है, तो स्टेट्स का तो कहीं ना कहीं रोल रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली. अगेन अ वेरी लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा वो था, इसमें आपको ज्यादा वो नहीं सोचना था. स्विट्जरलैंड अगर किसी को पता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का पार्ट है, तो ये तो नहीं आएंगे. 4 के हिसाब से देखा जाए सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ओनली इट विल बी पोलैंड एंड जर्मनी. बेलारूस इज अ वेरी प्रो रशियन कंट्री, तो ये भी यूरोपियन यूनियन के तो पार्ट होने से रहे. तो उस बेसिस में देखा जाए आईआर के क्वेश्चन दिस टाइम देयर वर मेनी क्वेश्चंस एंड रेस्ट पार्ट वाज वेरी मच लो. सो ओवरऑल देखा जाए यस, यूपीएससी हैज गॉन अ बिट वेरी अनप्रेसिडेंटेड एंड इट हैज अकॉर्डिंगली टेकन इट, बट आई डोंट थिंक सो मेंस और इन चीजों को लेकर अब आपको अपनी प्रिपरेशन इतनी भी चेंज करनी चाहिए. इट वाज समथिंग मैंने जैसे आपको हिस्ट्री और बाकी चीजों में देखा है काफी लॉजिकली किया जा सकता था. So with this we are ending this session. Hope you all liked it and we'll meet next time for sure. Thank you so much. Dear students, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं.